मैनेजर लकी की नजरों में आने के लिए हर संभव कोशिश किए जा रहा था। न सिर्फ उसने लकी के लिए बढ़िया सा कमरा खुलवा दिया था, बल्कि उसके लिए वो कश्मीर से आया खास शरबत की बोतल लेकर भी आ गया था। लेकिन आकाश उसके लकी के करीब जाने में रोड़े अटका रहा था। बोतल भी उसने अपने हाथ में ले ली और साथ ही मैनेजर को भी वो खुद ही लकी की ओर से जवाब दिए जा रहा था। मैनेजर को ये बात खटक तो रही थी और इसी बहाने जब वो शरबत के ग्लास चीयर्स करने के लिए लकी के पास गया तो वो उससे कुछ ज्यादा ही झुककर मिल रहा था। चारुलता और बाकी के लोगों को मैनेजर का लकी से इस तरह मिलना कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये फटीचर आदमी, ना इसके कपड़े अच्छे, ना इसके साथ वालों को बैठने का ढंग, फिर भी ये मैनेजर इससे इतना आदर सत्कार से क्यों मिल रहा है? चारुलता ने अपने आप से मन ही मन ये सवाल किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा था। उसे लग रहा था कि मैनेजर कुछ ज्यादा ही भला आदमी था। उसे लग रहा था कि ये आकाश की गुडविल थी, जिसकी वजह से लकी जैसे फटीचर और उसके साथ के लोगों को भी इतनी इज्जत मिल पा रही थी। मैनेजर लकी के पास से निकलकर जब फिर से चारुलता की ओर आया तो उसका जोश ठंडा पड़ गया। उसके लिए वो 3 लोग कोई मायने नहीं रखते थे, फिर भी वो फॉर्मेलिटी के लिए उनके पास आ गया। अब इधर चारुलता ने देखा कि मैनेजर काफी हैंडसम था। जब वो उससे पहले बात करने के लिए गई थी तब उसे अंदाजा नहीं था कि आदमी इतना सुंदर है। तब उसके ऊपर इतना ध्यान भी नहीं किया था, लेकिन अब वो उससे काफी अच्छा लग रहा था। उसे देखते ही चारुलता को एक आइडिया आया। उसने सोचा कि अगर वो आदमी लकी को इतनी रिस्पेक्ट दे सकता है तो फिर वो उससे काफी ऊंचे पद पर है। इसलिए उसने मैनेजर को आवाज देते हुए कहा, हेलो मैनेजर साहब, मैं चारू की माँ हूँ। चारुलता ने कहा और धीरे से मैनेजर के हाथ से हाथ मिला लिया। उसका हाथ वाकई में काफी सौम्य था। जिस तरह से उसने मैनेजर का हाथ पकड़ा, उससे तो वो समझ गया था कि वो औरत क्या चाह रही थी। हेलो। मैनेजर ने भी अपनी शर्म को छुपाते हुए और फिर अपना हाथ छुड़वा लिया। वो जिस तरह से उसकी ओर देख रही थी उससे मैनेजर को काफी आश्चर्य तो हो रहा था, साथ ही में शर्म भी आ रही थी। वो अपने से 20 साल बड़ी उम्र उस औरत को ऐसा कुछ करते हुए देख काफी शर्मिंदा हो रहा था, लेकिन लकी के वहां बैठे होने के कारण वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा था। अगर ये यहाँ नहीं होते ना तो मैं इसके गाल पर कसकर थप्पड़ लगा देता। मैनेजर ने लकी की ओर देखकर हंसते हुए अपने आप से कहा। फिर उसने देखा कि आकाश भी उन्हें देख रहा था, तो मैनेजर ने चारुलता के ग्लास के साथ भी चीयर्स कर लिया। लेकिन चारुलता यहाँ पर रुकने वाली नहीं थी। वो मैनेजर के हाथ को हाथ लगाने के बार बार नए बहाने ढूंढे जा रही थी। उसे ना जाने क्यों ऐसा कुछ करने में बड़ा मजा आ रहा था। चारुलता के साथ शरबत का एक घूंट लेने के बाद मैनेजर वहां से भाग निकला। वैसे तो वहां से निकलने से ही उसे राहत आ गई थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि आगे चलकर उसका सामना रीना मीना नाम की 2 और बड़ी मछलियों से होने वाला था। बड़ी मुश्किल से उसने उन दोनों से भी पीछा छुड़वाया। मैं फिर से आप सभी को दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा सर। आप लोग यहाँ आए और हमारे अल्पाहार की शान बढ़ाई। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा। वो बड़ी मुश्किल से मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिस तरह से वो तीनों औरतें उसे देखी जा रही थी उससे तो उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। मुझे लगता है कि इस बारे में आकाश भी अपनी ओर से कुछ कहना चाहेगा। चारुलता ने जाते हुए मैनेजर को रोकने के लिए पत्ता फेंका। जब आकाश ने शर्माते हुए नाम में गर्दन हिला दी तो चारुलता और बाकी की औरत भी खुद ही आकाश की तारीफ करना शुरू कर दी। वो किसी बहाने मैनेजर को बस यहीं पर रोक कर रखना चाहती थी। जब चारुलता बात कर रही थी तो लकी अपनी ही धुन में खोया हुआ था। उसका ध्यान ना तो चारुलता की बातों पर था और ना ही मैनेजर की आंखों पर। वो राधिका और यशोदा से कुछ बात किए जा रहा था। चारुलता ने उसका ध्यान खींचने के लिए पहले तो जोर से गले को खखारा और फिर लकी की ओर तिरछी नजर से देखते हुए बोली, कुछ लोगों को ना यहाँ सिर्फ खाने से ही मतलब होता है। उन्हें इस चीज से कोई लेना ही देना नहीं कि वो यहाँ पर किसकी वजह से बैठकर खाना खा रहे थे, वो किसकी वजह से इतनी महंगी टेबल पर बैठे हैं, किसकी वजह से इतना शानदार खाना खा रहे हैं और किसकी वजह से इतनी महंगी शरबत पी रहे हैं। इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। मुझे तो लगता है ना कि ऐसे लोगों को अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। लकी ने जैसे ही चारुलता के मुंह से ये बात सुनी तो उसकी नजर उसकी ओर चली गई। वो समझ गया था कि चारुलता उसी के बारे में बात कर रही थी। लकी को ये सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी ओर से कुछ बोल पाता, राधिका ने उसका हाथ खींचा और उसे बीच में रोक लिया। हाँ भाई, इसमें भी कोई बड़ी बात तो नहीं है। मुझे तो पता है कि तुम लोगों का स्वभाव कैसा है। मुझे तो पता है कि तुम्हें कितना गुस्सा आता है, और वो भी बेकार का गुस्सा आता है। अभी देखो ना रीना मीना, यहाँ लोग ये बैठकर फ्री में खाना खा रहे हैं और फिर हमें ही आग दिखा रहे हैं। चारुलता को लकी से किसी भी तरह का डर महसूस नहीं हो रहा था। वो उसे हीन भावना से देखे जा रही थी, जिस हीन भावना से वो उसे पहले देख रही थी। अरे दीदी छोड़ो ना, ऐसे लोगों से भी क्या उलझना जिनका कोई दीन ईमान ही ना हो। रीना ने चारुलता को सलाह दी और उस सलाह की आड़ में लकी को भी एक ताना कस दिया। हाँ, वैसे भी ऐसे लोगों से मुंह लगने से ना अपना ही मुंह खराब होता है। मीना ने भी आग में घी डाल दिया, लेकिन लकी को अब भी उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो देख पा रहा था कि सारी आंटी सिर्फ उससे जल रही थी और इसलिए वो उनकी जलन को और तूल नहीं देना चाहता था।
इधर वो लोग लकी से और भी कड़वी बातें करना चाहते थे, लेकिन आकाश ने उन्हें बीच ही में रोक दिया। वो मैनेजर के सामने इस तरह से माहौल खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन मैनेजर तो पहले ही इस चीज को देख चुका था। वो सारी औरतें किस तरह से लकी से बात कर रही थी। वो अपने मन में कब से यही सोचे जा रहा था कि अगर इन औरतों का संबंध लकी से नहीं होता तो वो कब का उन्हें यहाँ से लात मार कर बाहर निकाल देता। इस तरह के लोगों को वो इतना अच्छा ट्रीटमेंट दे, ये कभी मुमकिन ही नहीं था। जब सब लोगों ने आराम से खाना खा लिया तो वो बाहर निकल गए। जैसे ही दरवाजे से बाहर सड़क पर आए तो अचानक से उनके सामने एक बड़ा सा ट्रक आकर रुक गया। रेस्टोरेंट का स्टाफ उस ट्रक में से सामान नीचे उतार रहा था। उसमें ताजी सब्जियां, पनीर, दूध और बाकी चीजें नजर आ रही थी। हमारे अल्पाहार में जो भी खाने की चीजें आती हैं वो अलग अलग राज्यों से आती हैं। कुछ सामान तो हमारे लोग बाहर से भी मंगवाते हैं। हर दूसरे दिन यहाँ पर ट्रक खाली कराया जाता है सर, तभी तो पूरी दिल्ली में हमारे टेस्ट का कोई तोड़ नहीं है। मैनेजर ने पहले लकी और फिर बाकी के लोगों को इस बारे में बताते हुए कहा। मैनेजर साहब, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। आप जिस तरह से अपने और अपने रेस्टोरेंट के बारे में बता रहे हैं उसे सुनकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मैं अपने पापा से भी कहूंगा कि वो आपके यहाँ आकर एक बार खाना जरूर खाएं। आकाश मुस्कुराया और उसने मैनेजर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। उसे लग रहा था कि मैनेजर आकाश को इतना भाव सिर्फ उसके पिता के नाम पर दे रहा है। ये लड़का एक नंबर का गधा है, गधा। इससे क्या लगता है मैं इससे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ? अगर लकी सर यहाँ नहीं होते ना तो मैं तुम जैसों की शक्ल भी नहीं देखता। तुम्हारे पिताजी जैसे ना जाने कितने कस्टमर्स हमारे आसपास घूमते रहते हैं, लेकिन हम उनकी तरफ देखते तक नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पिताजी बहुत बड़े तोप हैं? मैनेजर ने मन ही मन अपने आप से कहा। उसे आकाश की इन हरकतों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो तो बस अपने गुस्से का घूंट लकी की वजह से पीकर रह गया था। जब लकी और बाकी के लोग वहां से निकल गए तो मैनेजर लकी को काफी सम्मान के साथ देख रहा था। फिर वो अंदर आ गया। आज जिस तरह से उसने लकी और उसके साथियों को ट्रीट किया उसके बाद तो मैनेजर को भी काफी खुशी हो रही थी। लकी, तुमने होटल बुक कर लिया ना? कहाँ किया है? मैं सब लोगों को वहीं लेकर पहुंच जाता हूँ। आकाश ने लकी की ओर देखते हुए कहा। उसे शक था कि लकी ने ना जाने कैसा होटल बुक किया होगा, इसलिए वो पहले ही उसे उसके बारे में जान लेना चाहता था। क्या होटल की बुकिंग लकी ने की है? चारुलता ने उसकी ओर चौंक कर देखते हुए कहा। फिर वो रीना और मीना की ओर देखकर बोली, इसने क्या ही होटल बुक किया होगा? हम यहाँ पर मजे करने के लिए आए हैं। क्या हम अपने हिसाब से अपने लिए कुछ बुक कर सकते हैं? अरे नहीं मम्मी, आप ऐसा मत सोचो ना। लकी ने जो कुछ किया होगा सब अच्छा ही किया होगा ना बुक। चारू ने जानबूझकर जोर से कहा। वो जोर से ये बात इसलिए कह रही थी ताकि उसकी माँ लकी के साथ उसके बुक किए होटल पर जाए और वहां जाकर उसे और लताड़ सके। चारू ने लकी की ओर देखा और बोली, वैसे लकी, तुमने कौन सा होटल बुक किया है? होटल ब्लू ड्रीम, लकी ने धीरे से कहा। वो इस परिवार से आगे एक शब्द भी और बात नहीं करना चाहता था और वो इन लोगों को सीधा होटल के अंदर पहुंचा देना चाहता था। अगर कल उसने होटल के लिए आगे से नहीं कहा होता तो लकी उन लोगों को पीछे छोड़कर राधिका और उसकी माँ यशोदा के साथ आगे बढ़ जाता। होटल ब्लू ड्रीम? चारू ने आकाश की ओर अपनी बाहें उठाकर देखा। वो देखना चाह रही थी कि क्या आकाश को इस बारे में कोई अंदाजा था, लेकिन आकाश भी इस बारे में कुछ नहीं जानता था। उनके हिसाब से दिल्ली के सबसे मशहूर होटल में सिल्वर सिटी जैसे होटल आते थे और उसके नीचे के जो भी होटल थे उनका नाम कुछ खास पूछ परख नहीं थी, लेकिन होटल ब्लू ड्रीम के मामले में ऐसा नहीं था। आम लोगों को उसके बारे में मालूम ही नहीं था, लेकिन चारू और आकाश ने कभी उसका नाम नहीं सुना था। लकी ने खुद भी सबसे पहले उसका नाम वसीम के मुंह से ही सुना था। क्या चारू, तूने कभी इस होटल का नाम नहीं सुना? अरे यार, कहीं ये लड़का हमें फंसवा ना दे। पता नहीं इसने जो होटल चुना होगा वो सेफ भी होगा या नहीं। हम ऐसी किसी जगह पर कैसे जा सकते हैं जिसके बारे में हमने खुद ही ना सुन रखा हो? एक काम करो, तुम इसको, राधिका और यशोदा को वहां जाने दो। वैसे भी जैसा होटल का नाम है मुझे लगता है ना कि इन्हीं लोगों के टाइप का होगा। चारुलता ने अपने मन में ये बात बैठा ली थी कि लकी ने उसके लिए जो होटल ढूंढा होगा वो सच में घटिया ही होगा। लकी ने पूरे मामले में कुछ नहीं बोला। वो बस खड़ा होकर वहां उन लोगों को देखा जा रहा था। अगर वो लोग नहीं जाना चाहते थे तो उसमें भी लकी को कोई दिक्कत नहीं थी। जाना नहीं जाना उनका डिसीजन था, लेकिन इतना जरूर था कि वो नहीं जाकर पछताने वाले थे। अरे मम्मी, नाम से क्यों जज कर रहे हो? एक बार चलकर देख के आते हैं ना। चारू ने अपनी माँ को मनाने की कोशिश करते हुए कहा और थोड़ी कोशिश करने के बाद उसकी माँ भी मान गई। उसने हाँ की और सिर्फ अपनी बेटी की वजह से उस होटल को देखने के लिए तैयार हो गई। वो लोग जिस तरह से अल्पाहार पर आए थे उसी तरह से होटल ब्लू ड्रीम के लिए भी निकल गए। आकाश की गाड़ी में उसका परिवार था और लकी अपने परिवार के साथ पीछे कैब से आ रहा था। लेकिन होटल पहुंचने से पहले चारुलता दिल्ली की शाम का एक चक्कर लगा लेना चाहती थी, इसलिए उसने आकाश से कहकर गाड़ी शहर की तरफ घुमा दी। आकाश भी दिल्ली की चौड़ी सड़कों पर आराम से गाड़ी चलाए जा रहा था। इंडिया गेट, रजौरी गार्डन, राजपथ, लाल किला, ये सब देखते हुए चारुलता और रीना मीना काफी खुश हो रहे थे। दिल्ली उनके गांव से कितनी बड़ी थी ये देखकर ही वो लोग काफी खुश हो गए थे। अरे वाह, ये होटल कितना सुंदर और आलीशान नजर आ रहा है। ठीक इसी वक्त चारुलता, जो कि आकाश की गाड़ी के पीछे की सीट पर बैठी थी, उसने एक होटल की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा और बोली, काश हम लोग भी ऐसे ही किसी होटल में रुक पाते।
उसकी आंखों में एक अलग ही तरह की चमक नजर आ रही थी। बातों ही बातों में वो ये भी कहने की कोशिश कर रही थी कि काश आकाश उनके रुकने का यहीं पर इंतजाम कर देता। अगर लकी ने पहले से ही उनके लिए होटल नहीं बुक किया होता तो शायद वो आकाश को यहाँ कमरा लेने के लिए मना ही लेती। ये होटल अग्रवाल फैमिली की होटल चेन का होटल है। यहाँ पर सब बड़े लोग अक्सर आकर रुकते हैं। इसका सस्ते से सस्ता कमरा भी ना 10,000 से कम का नहीं होगा, आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, और वो चारुलता का इशारा समझ नहीं पा रहा था। अच्छा, पर ये सुंदर कितना है ना, मेरा तो मन कर रहा है कि हम यहीं पर कमरा बुक कर लेते और उनको बोल देते कि जहां रहना है रह ले। चारुलता ने चारू की ओर देखते हुए कहा। ये सुनते ही आकाश के कान खड़े हो गए। अगर वो सस्ते से सस्ता कमरा भी लेने लगता तो उसे 12,000 रुपए देने पड़ते। अब आगे क्या होने वाला था? क्या आकाश चारुलता की बात मानता या फिर वो किसी तरह से उसे बच निकलता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए मिलियनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी ने सभी के लिए एक बढ़िया सा होटल बुक कर लिया था, लेकिन चारुलता को उसके होटल पर जाने में ना जाने क्यों दिक्कत हो रही थी। वो उसके बुक किए हुए होटल पर नहीं जाना चाहती थी। जब उसकी नजर उस होटल पर पड़ी जिस होटल में वसीम मैनेजर था, तो चारुलता ने बहाने से आकाश से कहना चाहा कि उसे भी यहीं पर कमरा लेना चाहिए था। लेकिन आकाश को पता था कि यहाँ पर बहुत पैसे लगने वाले थे, इसलिए उसने बात को घुमाते हुए कहा, आंटी मुझे लगता है ना कि हमें पहले वो कमरा देख लेना चाहिए जो लकी ने बुक किया है। अगर आपको वो पसंद नहीं आता तो फिर हमें देखने में ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं है तो मैं खुद आपके लिए यहाँ पर कमरा बुक करवा दूंगा। वैसे जहां मैं जाऊंगा वो इतना अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो ऐसा तो होगा ही कि हमारे काम चल जाए। आकाश ने कहा और गाड़ी होटल ब्लू ड्रीम की तरफ मोड़ दी। उसे मालूम नहीं था कि चारुलता तो सिर्फ इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उसके पैर कितने पानी में थे। वो देख पा रही थी कि आकाश अपने आप को जितना अमीर दिखाने की कोशिश कर रहा था उतना अमीर तो वो था भी नहीं। वो तो होटल में उसका कोई खर्चा नहीं हुआ, इसलिए वो बच गया, वरना हो सकता था कि वहां भी वो पकड़ में आ जाता। होटल ब्लू ड्रीम दिल्ली के दक्षिणी कोने में बना हुआ था। उसकी बनावट को देखकर ही ऐसा महसूस हो रहा था कि वो काफी पुराने जमाने का था। उसकी इमारत ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन वो चौड़ाई में काफी फैला हुआ था। उस होटल के बीचों बीच एक आंगन भी था। जब आकाश की गाड़ी वहां पहुंची तब तक लकी और बाकी के लोग वहां पहुंचकर अपना कमरा पहले ही खुलवा चुके थे। वहां पर वसीम ने पहले से ही लकी के लिए सारे इंतजाम करवा कर रख दिए थे और इन्हें सिर्फ रिसेप्शन पर जाकर अपना नाम बताना था। गाड़ी पार्क करने के बाद आकाश ने लकी को फोन लगाया। लकी तुरंत निकलकर बाहर आया और उन्हें होटल के अंदर ले गया। तब तक काफी रात हो चुकी थी। चारुलता ने देखा कि आंगन में ढेर सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे, उनकी बेलें चल रही थी। गार्डन के बीच से होते हुए सड़क आगे की ओर जा रही थी और वहां पर थोड़ा सा आगे जाकर पानी का एक पुल भी था। चारू ने देखा कि पानी की सतह पर कमल के फूल तैर रहे थे और एक गुलाबी रंग का बड़ा सा कमल काफी शांति से हवा के झोंकों से आगे की ओर चला जा रहा था। वो सच में जगह काफी सुंदर थी। ये इतनी सुंदर जगह दिल्ली में कहां से आ गई और आई तो आई, पर लकी को कहां से मिल गई? चारुलता ने मन ही मन अपने आप से कहा। मैंने पहले ही कहा था ना, इस लड़के के बस की बात नहीं है कि ये अच्छा होटल ढूंढ सके। हाँ भले ये जगह साफ है, सुंदर है, लेकिन ये दिल्ली से कितनी दूर है। इससे तो अच्छा हम किसी बंगले पर ही रुक जाते। हमारे घर के आसपास हमारे गांव में ऐसे बहुत से बंगले बनाकर लोग बैठे हुए हैं। हालांकि यह होटल ब्लू ड्रीम उतना भी बुरा नहीं था जितना कि चारुलता उसे दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी वो लकी को कुछ तो सुनाना ही चाहती थी, इसलिए उसने यहीं से शुरुआत कर दी। उसे होटल ब्लू ड्रीम बहुत ज्यादा भी पसंद नहीं आया था। उसे उस जगह के होटल अच्छे लगते थे जिनकी बिल्डिंग ऊंची हो, जो शीशे की बनी हुई हो। होटल ब्लू ड्रीम जैसे बंगले उसे अच्छे नहीं लगते। अब कुछ लोगों को सड़क पर उछलते हुए बंदरों को देखने में ही ज्यादा मजा आता था, तो उनका तो कुछ नहीं किया जा सकता था। वैसे चारुलता को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि होटल ब्लू ड्रीम कितना महंगा होटल था। उनकी नजर में तो शहर के बीचों बीच कोई होटल जहां ऊंची सी इमारत हो और सपाट सी छत हो, वो ही अच्छा होटल होता है। लेकिन होटल ब्लू ड्रीम का और ऊंचे होटल का अपने आप में कोई कंपैरिजन ही नहीं था। और उसके अलावा भी अगर आकाश खुद से कोई होटल बुक करने के लिए जाता तो वो वसीम के होटल में तो कमरा का भी बुक नहीं कर सकता था। भले ही चारुलता ने रीना और मीना के साथ मिलकर इस जगह की कितनी भी बुराई की हो, उसे कितना भी खरा खोटा सुनाया हो, लेकिन आखिर में जाकर वो रुके उसी होटल में थे। पूरे दिन भर इतना घूमने के बाद वो लोग काफी थक गए थे। उन्हें कमरे में जाते ही कब नींद लग गई इस बात का पता ही नहीं चला। अगले दिन जब तीनों उठी तो उठकर आराम से नहा धो लिया और फिर तैयार होकर कमरे से बाहर आ गई। भले ही होटल कम और बंगला ज्यादा है, लेकिन इसका कमरा तो काफी आरामदायक है। मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई कल, रीना ने कहा। उसने जो कहा उस पर उसे खुद भी आश्चर्य हो रहा था। अरे हद करती हो, इसमें आरामदायक होने की कौन सी बात है? तुम्हें पता नहीं कि कल हम लोग कितने थके थे, इसलिए नींद तो आनी थी ना। और तुम कह रही हो कि कमरा आरामदायक था। वैसे तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि इस होटल के अंदर बहुत कम लोग रुके हुए हैं? कल रात को मैं जब इधर उधर टहल रही थी ना, तो मैंने देखा कि यहाँ आधे से भी कम कमरों की लाइट जली हुई थी। मीना ने रीना की बात का जवाब देते हुए कहा, इनका इतना बड़ा बंगला जैसा होटल है और इनमें भी ये लोग इतने कम लोगों को रखते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि अपना खर्चा कहां से निकालते होंगे और कमाते कैसे होंगे।
अरे अब तुम लोग भी क्या बेकार की बातें करने बैठ गई। तुम्हें मालूम है ना कि इस होटल की खोज किसने की है? राधिका के बॉयफ्रेंड लकी ने। अगर ये वाकई में कोई बड़ा होटल होता या फिर खूब चल रहा होता तो क्या वो हमें यहाँ पर लेकर आता? मुझे तो लग रहा है कि ये होटल बंद होने की कगार पर है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा लोग नजर नहीं आते। अब जब यहाँ पर कोई रहता ही नहीं तो या तो ये लोग इसे बंद कर देंगे या फिर फ्री सस्ते में कमरा देना शुरू कर देंगे। मुझे तो लगता है कि वो यहाँ लाया ही इसलिए होगा क्योंकि ये काफी सस्ता कमरा देते होंगे। चारुलता ने बिल्कुल ऐसे बताया जैसे उसे तो सब कुछ पता था। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद ही इस होटल की मैनेजर थी। रीना मीना भी उसकी बातों को काट नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। अच्छा, वैसे मैंने कल रात को यहाँ पर ना फीमेल अटेंडेंट से पूछा कि यहाँ पर किसी मेल मॉडल को बुलाया जा सकता है क्या, तो उन्होंने साफ मेरे मुंह पर ही मना कर दिया और मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगी। जिस तरह से वो मुझे देख रही थी ना, उससे मुझे ना काफी बुरा लगा। चारुलता ने धीरे से दोनों के कानों में फुसफुसाते हुए कहा, तो फिर अब हमें वो मेल मॉडल्स कहाँ पर मिलेंगे? कल रात मेरे सपने में तो अल्पहार का मैनेजर ही आ गया था। अगर किसी मॉडल की जगह वो भी आ जाएगा ना तो मेरी तो लाइफ ही बन जाएगी। रीना ने काफी उम्मीद भरी आवाज में कहा, हाँ मेरी भी, वो सच में काफी हैंडसम था। मीना ने भी उसी सुर में चारुलता से कहा, अच्छा अब अगर तुम दोनों को वो आदमी इतना पसंद आ गया तो चिंता मत करो ना, मैं तुम्हारे सपने को पूरा करने की कोशिश जरूर करूंगी। अब आने वाले 2 दिनों तक हम लोग दिल्ली में रहने वाले हैं, इसलिए चिंता मत करो, हम उसे ढूंढने की ना पूरी कोशिश करेंगे और उसे बुला भी लेंगे। चारुलता ने कहा, उससे भी रहा नहीं जा रहा था। एक्सक्यूज मी मैम, क्या आप लोग कुछ खाना पसंद करेंगी? हमारे होटल का डाइनिंग एरिया उस बिल्डिंग में बना हुआ है। मैं कुछ अटेंडेंट को आपके साथ भेज देती हूँ, वो आपको वहां तक लेकर चली जाएंगी। वहां पर आपका सारा खाना फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने चारुलता और रीना मीना को देखा तो उसने काफी गर्मजोशी के साथ कहा, नहीं कोई जरूरत नहीं है। चारुलता ने भी उसे उसी गर्मजोशी के साथ मना कर दिया, लेकिन उसके दिल ही दिल में उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि यहाँ पर उसे कुछ भी अच्छा खाने को नहीं मिलने वाला था। जो होटल खुद बंद होने की कगार पर चल रहा हो, वो वहां पर अच्छा खाने के लिए क्या दे सकता था? और अगर फिर भी कोई फ्री में कुछ खिला रहा था तो चारुलता को तो उसकी गुणवत्ता पर ही शक हो रहा था। उसे लगता था कि फ्री का माल तो काफी सस्ता होगा। ठीक इसी वक्त यशोदा भी अपने कमरे से बाहर निकल कर आ गई। गुड मॉर्निंग मैडम, अगर आप कुछ खाना चाहें तो हमारा डाइनिंग एरिया उस बिल्डिंग में है। आप चाहें तो मैं एक वेटर को आपके साथ भेज देती हूँ, वो आपको वहां पर ले जाएगा। वहां की सारी डिशेज हमारी तरफ से कम्प्लीमेंट्री है मैडम। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने यशोदा के पास आते हुए कहा। उसके मैनेजर ने उससे पहले ही कह दिया था कि यशोदा उनकी खास गेस्ट थी, इसलिए उसका खासा ध्यान रखने की जरूरत थी। यशोदा को खाने में कोई एतराज नहीं था। जिस तरह से रिसेप्शन पर खड़ी उस लड़की ने उसे बुलाया था, उसके सामने वो पिघल गई थी। ठीक है, मैं जाती हूँ, यशोदा ने कहा और चारुलता की ओर देखने लगी। चारुलता ने उसे इशारे में ही समझा दिया था कि वो उसके साथ खाने के लिए नहीं आने वाली थी। इतने में वहां पर एक वेटर आई और वो यशोदा को अपने साथ खाने के लिए ले गई। चारुलता और बाकी 2 लोग होटल के हॉल में इधर उधर घूमने लगे। इसको देखो, इतना बड़ा गार्डन है, इतने सुंदर गार्डन में भी सुबह सुबह इतने कम लोग। वॉक इतने कम की लोग क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसा होटल बंद नहीं होगा तो और कौन होगा? यहाँ पर खाने पीने की चीजें फ्री मिल रही है ताकि यशोदा जैसे लोग आकर खा सकें। चलो हम तो बाहर ही कुछ खाकर आते हैं। तुम्हें क्या लगता है ये लोग अंदर क्या खिला रहे होंगे, पोहे या फिर उपमा? चारुलता ने मजाक उड़ाते हुए कहा। रीना और मीना को उसकी बात पर हंसी आ गई। मैं तो सैंडविच जैसा कुछ खाना चाह रही हूँ, तुम दोनों क्या लोगी? हाँ वहीं चलकर देखते हैं क्या मिलता है। हाँ ये भी ठीक है, खाना पीना खत्म करके जरा शहर का एक चक्कर लगा कर आते हैं और देखते हैं हमें मेल मॉडल्स कहाँ पर मिल सकते हैं। मैं तुम दोनों को मजे करवाए बिना ना यहाँ से जाने नहीं दूंगी, चारुलता ने कहा और उसकी बातें सुनते ही रीना मीना को काफी जोर से हंसी आ गई। तीनों इसी तरह से हंसते हंसते चले जा रहे थे। तीनों होटल ब्लू रीम से बाहर निकल आए। वो लोग दिल्ली आए तो सिर्फ 2 दिनों के लिए थे, लेकिन देखते ही देखते उन्हें यहाँ कब 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया पता ही नहीं चला। और इस 1 हफ्ते में चारुलता और रीना मीना ने एक बार भी होटल ब्लू ड्रीम के अंदर खाना नहीं खाया था। वो लोग हर दिन खाना खाने के लिए बाहर ही जाते थे और उन्होंने एक जगह ढूंढ भी ली थी जहां पर उन्हें मेल मॉडल्स भी मिल गए थे। उस जगह वो तीनों गए तो साथ थे, लेकिन उन्होंने वहां पर सिर्फ अपने लिए 2 मॉडल ही लिए थे। मजे करना अपनी जगह पर ठीक था, लेकिन चारुलता ये नहीं चाहती थी कि बेकार के खर्च की खबर उसके पति को लगे। वैसे भी उसने अभी 40,000 रुपए खर्च कर दिए थे। भले ही चारुलता के परिवार के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अगर वो इतना पैसा खर्च करती तो उसके पति को उसके ऊपर बेकार में शक होता। इसलिए वो बहुत ही फूंक फूंक कर अपने खाते के पैसों का इस्तेमाल कर रही थी। आज फिर से उन्हें यशोदा वही मेन हॉल में मिल गई थी। सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ही उन्हें ऐसा लगने लगा कि यशोदा की चमड़ी का रंग काफी हिल गया था और उसके शरीर की स्फूर्ति और ज्यादा बढ़ गई थी। तीनों लोग ने जब उसकी इस प्रगति को देखा तो वो काफी चौंक गई। क्या आप लोग मेरे साथ नाश्ते के लिए आ रहे हैं? वहां पर ना वो लोग बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं, यशोदा ने उन सबको काफी उत्साह के साथ बुलाते हुए कहा। जी नहीं, आपका नाश्ता ना आपको भी मुबारक हो। वैसे भी घर पर तो तुम रोटी सब्जी खाती होगी, ऐसे में अगर तुम्हें कुछ अच्छा मिल रहा है तो एंजॉय करो। हम लोग तो बाहर ही जाकर खाना पसंद करेंगे, फ्री का खाना वैसे भी हमें पचता नहीं है। चारुलता ने यशोदा की ओर घिन भरी नजरों से देखा और फिर रीना मीना के साथ बाहर निकल आई। खाना खाने के बाद वो मॉल में इधर उधर घूमने लगी। जब दोपहर के 1 बज गए तो उनके पेट से आवाजें आनी शुरू हो गई।
चलो इधर पास में ना एक अच्छा होटल है, वहां पर चलते हैं, चारुलता ने कहा। और जैसे ही वो वहां से निकलने वाले थे तभी अचानक पीछे से आवाज आई, चारुलता। जैसे ही चारुलता ने वो आवाज सुनी तो उसे वो आवाज काफी जानी पहचानी सी लगी। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक जानी पहचानी सी सूरत उसे थोड़ी ही दूरी पर खड़ी थी। चारुलता के पति की एक छोटी सी दवाई की कंपनी थी और किसी हॉस्पिटल के साथ डील सेट नहीं हो पा रहा था। इधर चारुलता के सामने जो औरत खड़ी थी वो उस हॉस्पिटल की मालकिन की पत्नी थी। अरे शोभा जी आप, चारुलता ने खुशी से चहकते हुए कहा। चारुलता को लगा कि उसका महीनों से अटका हुआ काम आज पूरा हो जाएगा। शोभा जी आप यहाँ क्या कर रही हो? मैंने नहीं सोचा था कि हम दोनों इस तरह दिल्ली में टकरा जाएंगे एक दूसरे से, चारुलता ने कहा। हाँ मैंने भी नहीं सोचा था। वैसे आप कहाँ जा रही थी? हम तो खाना खाने के लिए अल्पाहार जा रहे थे, हमें बहुत भूख लग रही थी। अगर आपने खाना नहीं खाया हो तो हमारे साथ आ सकती हैं आप, वहां पर खाना अच्छा है। नहीं वहां पर खाना काफी महंगा है, हम पास में चलें? शोभा जी ने कहा। अरे सस्ता महंगा क्या, आप भी, आज का खाना मेरी तरफ से, चलिए, चारुलता ने कहा। वो इस मौके को हाथ से जाने देना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने सबसे महंगी जगह पर उसे ले जाकर खाना खिलाने का फैसला किया था। पर जब वो लोग वहां पहुंचे तो देखा वहां पहले से ही काफी भीड़ थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या चारुलता मैनेजर के पास फिर से सीट मांगने जाने वाली थी? और इस बार मैनेजर उनके साथ क्या करता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टामिलियन सिर्फ पॉकेट एफएम पर। चारुलता और उसकी बहन को दिल्ली आए हुए कम से कम एक हफ्ते से ज्यादा हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने ना तो अपना होटल बदला था और ना ही वहां उन्होंने कुछ खाया था। वो हर दिन कुछ ना कुछ खाने के लिए बाहर निकल ही जाते थे। ऐसे में एक दिन जब वो मॉल में घूम रहे थे तो चारुलता को शोभा जी मिल गई। चारुलता के पति की एक दवाई की कंपनी थी और शोभा एक हॉस्पिटल के मालिक की पत्नी। चारुलता अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए शोभा के ऊपर अच्छा इंप्रेशन जमाना चाहती थी, इसलिए उसे अपने साथ वो खाने पर अल्पाहार ले आई थी। लेकिन यहाँ आते ही चारुलता ने देखा कि आज भी भीड़ काफी थी। चारुलता, मुझे लगता है यहाँ पर हमें ना काफी देर तक इंतजार करना पड़ सकता है, क्यों ना हम लोग खाना खाने के लिए किसी दूसरी जगह पर चलें? शोभा ने चिंता जाहिर करते हुए कहा। वो देख पा रही थी कि यहाँ पर उनका नंबर आने में कम से कम 1 घंटे लग जाने वाले थे। साथ ही उसे यह भी लग रहा था कि अल्पाहार में सच में काफी महंगी जगह थी और उसे ऐसे में चारुलता को यहाँ पर खाना खिलाना काफी बड़ी बात थी। अरे शोभा जी आप सीट की चिंता मत कीजिए ना, हमारे लिए अभी 1 मिनट में सीट बुक हो जाएगी, चारुलता ने काफी शांत सुर में कहा। आखिरी बार जब वो लोग यहाँ पर आए थे तो उन्हें आकाश के नाम पर सीट मिल गई थी। चारुलता को लग रहा था कि आज भी वही पैंतरा काम में आ जाने वाला था। मैं अभी आती हूँ, ठीक है, चारुलता ने कहा और मैनेजर की टेबल की ओर जाने लगी। उसकी चाल का कॉन्फिडेंस देखकर तो शोभा भी एक बार के लिए डर गई थी। अरे ये क्या करने जा रही है? ये क्या मैनेजर को बोलने जा रही है कि हमारे लिए अलग से एक सीट अरेंज करें? इसे क्या लग रहा है ये अपने शहर में है? क्यों बेकार में फसीहत करवाना चाह रही है अपनी? शोभा जी ने रीना की ओर देखते हुए कहा। चारुलता को भले ही घबराहट ना हो रही हो, लेकिन शोभा को जरूर हो रही थी। अगर उसे पता होता कि चारुलता ऐसी कोई बेवकूफी भरी हरकत करने वाली थी तो वो उसके साथ यहाँ कभी नहीं आने वाली थी। अरे शोभा जी आप चिंता मत कीजिए ना, भले ही यहाँ पर बाकी लोग सीट बुक नहीं कर पाते हो, लेकिन चारुलता दीदी तो ये काम चुटकी में करवा देंगी, क्योंकि उनका जो होने वाला दामाद है ना वो काफी बड़े खानदान से है। जब हम लोग आखिरी बार यहाँ खाने के लिए आए थे ना तो इतनी भीड़ थी, लेकिन उसने जाते ही हमारे लिए एक टेबल बुक करवा दी। मीना ने उसे हंसते हुए कहा। अच्छा कौन है इनका दामाद, किसी बड़े परिवार से है क्या? शोभा जी ने कहा। हाँ इनके दामाद का नाम ना आकाश है, वो काफी पावरफुल आदमी है, बहुत ही होनहार बच्चा है। आखिर बार जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो उसने मैनेजर से कुछ कहा भी नहीं और उससे पहले ही मैनेजर ने हमारे लिए सीट बुक कर दी थी। ना ही सिर्फ हमें टेबल मिली बल्कि हमें खाना और कीमती शरबत भी मुफ्त मिला था, इसलिए चारुलता दीदी को पूरा भरोसा है कि वो आराम से सीट निकाल लेंगी, रीना ने उसे समझाते हुए कहा। ठीक इसी वक्त चारुलता भी मैनेजर के सामने आ गई थी, लेकिन उसने देखा कि आज फ्रंट डेस्क पर एक लड़की खड़ी हुई थी। मैडम क्या आप लोग हमारे लिए एक टेबल अरेंज कर सकते हैं? मैं और मेरे दोस्त काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, चारुलता ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। नहीं मैडम आई एम सॉरी, आप प्लीज आप लाइन में लग जाइए, जैसे ही आपका नंबर आएगा हम आपके लिए सीट अरेंज कर देंगे, उस लड़की ने प्यार से जवाब देते हुए कहा। क्या मैं इंतजार नहीं कर सकती? तभी तो आपके पास आई हूं, आप जानती नहीं मैं कौन हूं, मुझे अभी एक सीट चाहिए, चारुलता ने थोड़ा सा गर्म होते हुए कहा। मैडम हम आपको ऐसे टेबल कैसे दे सकते हैं, आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा ना, उस लड़की ने भी उसे समझाते हुए कहा। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? तुम जानती हो कि मैं कौन हूं? मुझसे उलझने की ना कोशिश मत करना, अगर तुमने अभी के अभी मेरे लिए सीट अरेंज नहीं की ना तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। मैडम मैं आपसे कहां उलझ रही हूं, मैं सिर्फ अपने रूल्स फॉलो कर रही हूं ना। अभी सच में हमारे पास कोई टेबल खाली नहीं है, अगर आपको यहाँ पर खाना खाना है तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ी देर में टेबल खाली हो जाएगा तब आप आ जाना। तुम ऐसे नहीं मानोगी, अपने मैनेजर को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है, बुलाओ उसे बाहर अभी, चारुलता ने थोड़ा गर्म होते हुए कहा।
वो समझ गई थी कि मैनेजर ने उस दिन उन लोगों के लिए जो किया था उसे इस लड़की ने नहीं देखा था। शायद इसलिए ये चारुलता से इस तरह बात कर रही थी। मैडम सॉरी, लेकिन हमारे मैनेजर सर अभी बिजी हैं, इसलिए मैं उन्हें नहीं बुला सकती। अगर आप कुछ कहना चाहती हूँ तो आप मुझसे कह सकती हैं, उस लड़की ने कहा। वो समझ गई थी कि चारुलता यहाँ पर जानबूझकर बवाल खड़ा करना चाह रही थी। अगर वो उसको यहीं पर रोक देती और मैनेजर तक नहीं आने देती तो ये उसके लिए अच्छा होने वाला था। क्या तुम कोई छोटी बच्ची हो? चारुलता का गला गुस्सा से भराया था। उसे सच में इस लड़की के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन तो यही कर रहा था कि वो उसका मुंह तोड़ दे। वो मन ही मन उसे गालियां तो दे रही थी, लेकिन चारुलता को भी ये पता था कि पीछे खड़ी शोभा उसे ये सब करते हुए देख रही थी। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरे दोस्त मेरे साथ आए हुए हैं। अगर आज हम लोग खाना नहीं खा पाए ना और उन्हें इंतजार करना पड़ा तो मेरे परिवार का 10 से 20 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। क्या अब तुम मेरे लिए एक टेबल खाली करवा सकती हो? मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगर तुमने मेरा ये काम करवा दिया ना तो मैं तुम्हें इसके बदले 1000 रुपए दूंगी। चारुलता ने दूसरे तरीके से उस लड़की के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हुए कहा, मैडम सारी चीजें आपके सामने हैं। आप खुद देख सकती हैं कि हमारी सारी सीटें भरी हुई हैं। हमारा ना सिर्फ सुपर डिलक्स रूम खाली है, लेकिन वो अपने आप में ही काफी महंगा है। उसमें सिर्फ बैठने का चार्ज 5000 है, इसलिए मुझे डर है कि आप शायद उस ऑर्डर करना पसंद करेंगी या नहीं। इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उस लड़की ने भी उसी तरह से उसे समझाते हुए कहा, क्या सुपर डिलक्स रूम खाली है? अब तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हम लोग बेकार में ही ना सिर्फ बहस करने में लगे हुए हैं। चारुलता ने कहा, पिछली बार भी जब वो लोग यहाँ पर आए थे तो उन्हें फ्री में खाना मिला था। जब वो लोग पिछली बार फ्री में खा सकते थे तो इस बार भी फ्री में खाने में क्या दिक्कत थी? आप सच में सुपर डिलक्स रूम बुक करना चाहते हैं? उस लड़की ने जैसे उसे आगाह करते हुए पूछा। वो जानती थी कि वो कमरा सच में काफी महंगा था और भले ही चारुलता कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, लेकिन उसकी शक्ल देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वो सुपर डिलक्स रूम बुक कर सकती थी। अरे तुम सवाल क्या पूछ रही हो? तुम्हें क्या लगता है हमने पहले उसे बुक नहीं किया है या इससे पहले उसमें खाना नहीं खाया है? तुम्हें क्या लगता है हम उसे बुक करने के बाद उससे मुकर जाएंगे? चारुलता ने परेशान होते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की उसे समझ क्या रही थी और उसे कहना क्या चाह रही थी। जब उस लड़की ने सुना कि चारुलता काफी विश्वास से भरी हुई नजर आ रही थी तो उसने आगे कुछ नहीं कहा और वेटर को चारुलता के साथ भेज दिया। वो चारुलता और उसकी सहेलियों के साथ सुपर डिलक्स रूम में आ गई। चारुलता, ये तो काफी महंगा लग रहा है। इसमें मिनिमम ऑर्डर कितने का पड़ता है? भले ही चारुलता ने वो कमरा ले लिया था, लेकिन शोभा तो उसे देखकर ही मारे डर के घबराई जा रही थी। उसने बहुत धीमी आवाज में चारुलता से पूछा, अरे शोभा जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए ना। आज की ट्रीट मेरी तरफ से है, इसलिए आप तो सिर्फ खाने पर ध्यान दीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगी। वेटर उन्हें उस कमरे में लेकर आ चुका था। जैसे ही शोभा ने उस कमरे का रंग रूप देखा और उसकी साज सज्जा देखी तो उसका दिल खुशी के मारे खिल उठा। जब चारुलता ने शोभा के चेहरे पर इस तरह के भाव देखे तो उसका दिल और ज्यादा खुशी से भर आया था। हम यहाँ पर पिछले हफ्ते ही आए थे। पिछली बार जो मंगवाया था आज भी वही मंगवा लें। वेटर, पिछली बार का ऑर्डर रिपीट कर दो। चारुलता ने वेटर से कहा, मैडम लेकिन आज तो सिर्फ 4 लोग ही हैं। अगर मैंने उस दिन जितना खाना लगा दिया तो आप लोगों को वो ज्यादा नहीं हो जाएगा? वेटर ने उसे बड़े प्यार से याद दिलाते हुए कहा, मैंने तुमसे जितना कहा ना तुम उतना ही करो। अगर हम खाना खत्म नहीं कर पाएंगे तो उसे तुम ले जाना। तुम्हें फालतू चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चारुलता ने बहुत ही घबराहट के साथ कहा। उसकी जुबान से पहले ही बात निकल चुकी थी और अब वो अपने कहे से मुकर नहीं सकती थी। जैसे ही उसने कहा, वेटर वहां से चला गया। आज उसकी चांदी होने वाली थी। तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है चारुलता। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं यहाँ आकर बैठने की हिम्मत भी नहीं करती, सोचती भी नहीं। शोभा ने चारुलता से कहा। जब उसने देखा कि चारुलता ने किस कॉन्फिडेंस के साथ सुपर डिलक्स रूम बुक कर लिया था तो शोभा उसकी फैन हो गई थी। सिर्फ चारुलता की ही बदौलत वो यहाँ आराम से बैठ पा रही थी। लेकिन चारुलता को यह पता नहीं था कि वो यहाँ पिछली बार आकाश को नहीं बल्कि लकी की वजह से इतनी आराम से खाना खा पाई थी। अरे आप भी क्या बात कर रही हैं शोभा जी? आप यहाँ पर इससे पहले नहीं आई? कोई बात नहीं, जब 2-4 बार आप यहाँ पर आ जाएंगी तो अपने आप समझ जाएंगी कि ये कोई ज्यादा बड़ा खेल नहीं है। चारुलता ने काफी बड़प्पन दिखाते हुए कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसके भी दिल की धड़कनें तेज होनी शुरू हो गई थी। थोड़ी ही देर बाद टेबल पर एक से बढ़कर एक डिश सजना शुरू हो चुका था। जल्दी से खाना शुरू कीजिए शोभा जी, यहाँ की सारी डिशेस बहुत कमाल की हैं और इसके बाद जो मीठा आएगा ना वो तो और भी शानदार है। चारुलता ने वहां की क्वालिटी का बखान करते हुए कहा। जब वो लोग आराम से अपनी अपनी थालियों में खाना परोस रहे थे तभी कमरे का दरवाजा खुला और अल्पहार का मैनेजर कमरे के अंदर आ गया। जो भी लोग उसके होटल में सुपर डिलक्स रूम बुक करवाते थे वो उसके मेनू से सुपर डिलक्स खाना ऑर्डर करते थे। मैनेजर उनसे मिलने के लिए एक बार न एक बार जरूर आता था और उनके लिए खास शरबत भी लेकर आता था। अरे कैसे हैं आप सब लोग? मैनेजर ने जैसे ही ये कहा उसके बाद उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने देखा कि आज भी उसके होटल में वही महिलाएं आई थी जो 1 हफ्ते पहले आई थी और उसने उसे अजीब तरह से छूने की कोशिश की थी। ये यहाँ कैसे आ सकती है? मैनेजर ने अपने आप से कहा। उसे उनकी शक्ल देखकर काफी गुस्सा आ रहा था।
जब उन महिलाओं ने मैनेजर को देखा तो उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसकी शक्ल देखकर उनकी नजर फिर से ललचाना शुरू हो गई। आप लोगों को खाना कैसा लगा? मैं आपके लिए शरबत भिजवा दूंगा। इसके अलावा अगर आपको और भी किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताना, मैं भिजवा दूंगा, मैनेजर ने कहा। और फिर वेटर के साथ वो शरबत की बोतल लेकर उनके सामने दिखाई। फिर वेटर ने उसे उनके गिलास में खाली किया। वो जल्दी से जल्दी उनके साथ शरबत खत्म करके निकल जाना चाहता था। वैसे भी उन बूढ़ी महिलाओं के बीच में उसे एक सेकंड भी ठहरने की इच्छा नहीं थी। मैनेजर साहब, एक सेकंड, ये जो शरबत आप हमें सर्व कर रही है तो काफी मामूली सा नजर आ रहा है। अगर आप हमें कुछ पिलाना ही चाहते हो तो पिछली बार जो कश्मीरी शरबत लेकर आए थे, इस बार भी वो लेकर आइए ना, चारुलता ने मैनेजर की ओर देखते हुए कहा। ठीक है, मैं अभी आता हूं और लेकर आता हूं उसे मैं, मैनेजर ने कहा और फिर पलटकर कमरे से बाहर निकल गया। वो उनके बीच एक सेकंड भी खड़ा नहीं रहना चाहता था। यार, ये मैनेजर तो काफी हैंडसम है यार, शोभा जी के मुंह से भी वही निकला। क्या बात है शोभा जी, आपको भी यहाँ का मैनेजर पसंद आ गया। अगर आप मेरा काम करवा देना तो मैं इसे 2 दिनों के लिए ना आपके पास भेज सकती हूँ। चारुलता ने उसकी ओर शरारत भरी नजरों से देखते हुए कहा। क्या चारुलता जी, आप भी मजाक कर रही हैं? वो इतने बड़े होटल का मैनेजर है, वो आपकी बात क्यों सुनने लगा? वैसे भी शोभा जी के खुद के दिल के तार चारुलता की बात सुनकर हिलने लगे थे। उसे चारुलता की बात सुनकर घबराहट हो रही थी, लेकिन चारुलता ने खुद जो कह दिया था उसे वो सुनकर डरी हुई थी। ये उसके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा ना, पर आप चिंता मत कीजिए, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि वो मेरी बात सुनता है या नहीं सुनता है, चारुलता ने गर्व के साथ कहा। तभी रीना ने उसके हाथ पर हाथ रखा और धीरे से उसके कानों में बोली, दीदी, अगर आप 2-3 दिन के लिए इस मैनेजर को इस औरत के साथ भेज दोगी तो फिर हमारी जो बात हुई है उसका क्या होगा? अरे अरे कोई बात नहीं, हम उससे 2 की जगह 4 दिन की बात कर लेंगे ना, चारुलता ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। इतने में वो मैनेजर अपने साथ उस दिन वाली शरबत की बोतल लेकर आ गया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या चारुलता मैनेजर के सामने अपना प्रस्ताव रखने वाली थी और क्या मैनेजर उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। चारुलता खाना खाने के लिए अल्पाहार तो पहुंच गई थी, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वहां पर काफी भीड़ नजर आ रही थी। उन्हें कम से कम 1 घंटे का इंतजार करना था, तब जाकर उनका नंबर आने वाला था। लेकिन चारुलता इंतजार नहीं करना चाहती थी और इसलिए वो तुरंत रिसेप्शन पर चली गई। वहां खड़ी लड़की से बहस करने के बाद वो शोभा जी के साथ सुपर डिलक्स रूम में आ गई थी। जब मैनेजर वहां आया तो उन्हें देखकर वो चौंक गया। शोभा जी को भी वो आदमी काफी पसंद आ गया था और चारुलता ने उनसे ये वादा किया कि वो मैनेजर को उनके पास 2 दिनों के लिए भेज कर ही रहेंगी। ठीक इसी वक्त मैनेजर उनके कमरे में बोतल लेकर आ गया। उसने जल्दी से सबके सामने ग्लास भरे और टोस्ट करने के बाद अपना ग्लास जल्दी से खाली कर दिया। अरे साहब, आप तो काफी जल्दी आपने अपना ग्लास खत्म कर दिया। ये देखिए, आपके सूट के ऊपर जूस की 2 बूंदें गिर गई हैं। आप इधर आओ, मैं साफ कर देती हूँ, चारुलता ने कहा और उसकी ओर जाने लगी। वो मैनेजर के सीने पर बस अपना हाथ रखने ही वाली थी कि तभी, अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप साफ कर लूंगा इसे, आप रहने दें, मैनेजर ने एक कदम पीछे लेते हुए कहा और फिर अपने कपड़ों को साफ करने लगा। अरे क्या बात है, आपने शरबत में कुछ मिलाया है क्या? मुझे तो चक्कर जैसा महसूस हो रहा है। चारुलता ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और मैनेजर के ऊपर ही गिरने लगी। वो मैनेजर की बाहों में गिर जाना चाहती थी, लेकिन मैनेजर जल्दी से एक ओर हट गया, जिसकी वजह से चारुलता टेबल से टकराती टकराती बची थी। वो मैनेजर को घूर कर देखे जा रही थी। उसने काफी जल्दी अपने आप को दूर कर लिया था। इधर मैनेजर ने भी उसे ऐसे देखा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो चारुलता की ओर देखकर मुस्कुराने लगा, फिर बाकी लोगों के साथ शरबत पीने लगा। वो सभी औरतें मैनेजर का फायदा उठाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन मैनेजर ने उनमें से एक को भी सफल होने का मौका नहीं दिया। उसने फिर उन लोगों के बारे में कुछ बातें कही और वहां से निकल गया। अरे चलिए, आप चिंता मत कीजिए शोभा जी, मैं 2 दिन के अंदर इस आदमी को आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगी, देखिएगा, चारुलता ने कहा। जब उसने देखा कि शोभा जी के चेहरे के भाव बिगड़ गए थे, तब उसे खुद भी काफी शर्मा रही थी और बुरा भी लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि क्योंकि आज आकाश उनके साथ नहीं था, इसलिए वो मैनेजर इतना भाव खा रहा था। लेकिन शोभा जी ने इस मसले को भी अपने दिल से नहीं लगाया था। वहां का खाना ही इतना अच्छा था कि वो 2 पल बाद खुद ही सब कुछ भूल गई कि क्या हुआ था। जब उन्होंने पेट भर के खाना खा लिया तो चारुलता शोभा के साथ बाहर निकलने लगी। जब वो लोग मेन हॉल में पहुंचे तो वेटर ने तुरंत उन्हें पीछे से आवाज देकर रोक लिया। मैडम माफ करना, लेकिन अभी तक आपका बिल क्लियर नहीं हुआ है। जाने से पहले एक बार आप प्लीज अपना बिल क्लियर करवा दीजिए। वेटर चारुलता के पास आकर बड़े ही प्यार से बोला। बिल का नाम सुनते ही चारुलता का चेहरा काला पड़ गया। वो शोभा जी के सामने खड़ी थी और वो वेटर शोभा जी के सामने उससे बिल की बात कर रहा था।
तुम यहाँ पर नए आए हो क्या? तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर मेरे पैसे लगते हैं? मैं अभी जाकर तुम्हारे मैनेजर से बात करके आती हूँ, चारुलता ने कहा। उसके हिसाब से उसने जो भी कहा था उसमें कुछ गलत भी नहीं था, इसलिए उसने किसी तरह की चिंता करने की उसे जरूरत नहीं थी। जिस तरह से उसने वेटर से बात की थी उसे सुनकर वेटर एक बार के लिए डर गया था, लेकिन ठीक किसी वक्त मैनेजर खुद वहां आकर खड़ा हो गया और वो चारुलता की ओर शांति से देखा जा रहा था। मैनेजर का मन तो यही कर रहा था कि वो खींच कर चारुलता को एक थप्पड़ लगा दे। वो उसे बता देना चाहता था कि उसकी जुबान का स्वाद बाकियों के कानों में कैसा लगता है। मैडम सुनिए, पहले तो आप बिल पे कर दीजिए, मैनेजर ने काफी गंभीर सुर में कहा। शोभा जी ने परेशान होकर इधर चारुलता की ओर देखा। उसने तो शोभा से यही कहा था कि उन्हें खाने का कोई पैसा देने की जरूरत नहीं थी, फिर यह आदमी उनसे पैसे क्यों मांग रहा था? उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा था। चारुलता ने शांति से शोभा जी की ओर देखा और फिर मुस्कुराने लगी। वो तो ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। फिर उसने उसी तरह मैनेजर को देखा और बोली, मैनेजर क्या तुम हमें भूल गए हो? जब हम आखिरी बार यहाँ आए थे तब भी तो हम लोग फ्री में ही खाना खाकर गए थे ना? हाँ गए थे, लेकिन उस दिन आपके खाने का और डाइनिंग का बिल नहीं देने का एक रीजन था। मैडम, आप मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए और जल्दी से जल्दी बिल पे कर दीजिए, मैनेजर ने चारुलता की ओर देखते हुए कहा। आखिरी बार जब वो लोग वहां से निकल गए थे तो मैनेजर ने इस बात पर गौर किया था कि लकी सिर्फ राधिका और उस बूढ़ी औरत से ही बात कर रहा था। उसका बाकी लोगों से बात करने का कोई इंटरेस्ट नहीं था और इसलिए वो सब इग्नोर कर रहा था। अब चूंकि मैनेजर काफी सालों से इसी काम में लगा हुआ था, इसलिए उसे ये बात समझ आ गई थी कि इन लोगों के बीच में और लकी के बीच में कोई लेना देना नहीं था। वो शायद जबरदस्ती उसके साथ आ गए थे। अगर राधिका, उसकी माँ या लकी खुद खाना खाने के लिए यहाँ आता तो शायद मैनेजर खाना फ्री कर देता, लेकिन ये लोग सब तो आम थे। ऐसे में इनके लिए मैनेजर खाना फ्री कैसे कर सकता था? इधर चारुलता के दिमाग में अभी भी वही बात बैठी हुई थी कि मैनेजर उसके सामने इसलिए नाटक कर रहा था क्योंकि आज आकाश उसके साथ नहीं था। कोई बात नहीं मैनेजर, मुझे लगा नहीं था कि इतनी सी बात पर आप इतना सवाल करेंगे। मैं अभी आपकी उससे बात करवा देती हूँ और आपको जो कुछ भी कहना होगा ना उससे कह देना। चारुलता ने फोन निकाला और आकाश को फोन मिलाते हुए बोली। फोन की घंटी बजती जा रही थी और इसी बीच चारू उन सब लोगों की ओर देखे जा रही थी। अरे आप चिंता मत कीजिए शोभा जी, अभी जब वो इधर आएगा ना तो सारी प्रॉब्लम 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगी। हमने खाना तो खा लिया है, इसलिए अगर 10-15 मिनट इंतजार करना पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हमने पैसे दे दिए ना तो ये हमारे साथ बेईमानी हो जाएगी, चारुलता ने शोभा जी से कहा। यह सुनते ही शोभा जी के दिल को थोड़ी तसल्ली मिल गई। उन्हें यह तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चारुलता के अंदर इतना आत्मविश्वास आ कहां से रहा था, लेकिन जहां से भी आ रहा था उसे देखकर उसे काफी खुशी हो रही थी। इधर मैनेजर के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। उसे इस बात का डर लग रहा था कि कहीं वो सच में लकी को फोन न मिला दे, कहीं उससे सच में कोई गलती नहीं हो गई हो, कहीं इस औरत का सच में लकी से कोई रिश्ता तो नहीं था। चारुलता अपना फोन लेकर एक कोने में चली गई। मैनेजर की सांसें ऊपर नीचे होने लगी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे अब सांस आना ही बंद हो गया था। वो बस अपना दिल थामे उस आदमी के आने का इंतजार कर रहा था जो यहाँ आने वाला था। उसने अपना मन बना लिया था कि अगर वो लकी ही था तो फिर उसे उससे माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं थी। भले ही उसे थोड़ी सी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती, लेकिन लकी का गुस्सा झेलने से ज्यादा अच्छा यही झेलना था। ठीक इसी वक्त एक जवान लड़का बाहर के अंदर दाखिल हुआ। चारुलता भागते हुए इसकी ओर गई और जोर से बोली, आकाश अच्छा हुआ तुम आ गए, अगर तुम नहीं आते ना तो ये आदमी तो मुझे शर्म से मार ही लेता यार। वो देखो ना, वो जो औरत वहां खड़ी है ना वो हमारी बिजनेस पार्टनर है। अब इस आदमी ने मुझे उनके सामने ही शर्मिंदा किया। अब तुम क्या कर सकते हो बेटा, हमें बचा लो, चारुलता ने आकाश से कहा। आकाश ने भी चारुलता को संभाला और फिर मैनेजर की ओर बढ़ने लगा। मैनेजर ने जब देखा कि लकी नहीं बल्कि आकाश आया था तो फिर से वो सीना तान कर खड़ा हो गया। पहले तो उसे इस बात का डर था कि कहीं लकी ना जाए, पर आकाश जैसों से तो वो हर रोज ही निपटता था। मैनेजर ने दिल ही दिल में तो उसे पहले ही फटकार लगा दी थी। पिछली बार तो आकाश ने लकी का दोस्त होने के नाम पर उसे चकमा दे दिया, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। ये मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है, ये सारा मामला संभाल लेगा, शोभा जी आप चिंता मत कीजिए, चारुलता ने मुस्कुराते हुए कहा। शोभा जी ने आकाश का मुस्कुराते हुए स्वागत किया। आकाश ने एक पल के लिए उन्हें देखा और फिर मैनेजर की ओर देखते हुए बोला, देखिए मैनेजर साहब, अब मैं आ गया हूं तो आप प्लीज इस मसले को भूल जाइए, प्लीज। आकाश ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। उसे लगा था कि जैसे ही वो मैनेजर के सामने आ जाएगा मैनेजर की सारी अकड़ ठंडी हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तुम आए हो तो तुम ही बिल पे कर दो, तुम बिल पे कर दोगे तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, समझे? मैनेजर ने अपने दोनों हाथ अपने सीने के इर्द गिर्द बांधते हुए कहा। मैनेजर साहब आप मुझे जानते नहीं हो क्या? मैं आकाश, मेरे पापा की कंस्ट्रक्शन कंपनी है आकाश कंस्ट्रक्शन। आकाश ने उसे याद दिलाने की कोशिश करते हुए कहा। अच्छा हाँ अच्छा हुआ आपको याद आ गया, तो अब जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सॉल्व हो गई ना। थैंक यू मैनेजर साहब, मैं आपका ये एहसान ना जिंदगी भर याद रखूंगा और मैं आगे भी आपके यहाँ खाना खाने आता रहूंगा। चलो आंटी हम सब चलते हैं, आकाश ने कहा
और चारुलता की ओर पलटकर वहां से निकलने लगा। जैसे ही आकाश चारुलता के साथ वो जाने लगा, वहां खड़े सभी लोग उसकी तारीफों में कशीदे कढ़े जा रहे थे। हर किसी को आकाश बहुत पसंद आ रहा था। 1 मिनट रुको, मैंने कब कहा कि तुम यहां से जा सकते हो? मैनेजर ने फिर से आकाश को रोकते हुए कहा। वो मन ही मन हंसे जा रहा था। नहीं, हम लोग चले जाएंगे, आपको बाहर तक छोड़ने की जरूरत नहीं है। आकाश ने फिर उसे मुस्कुराते हुए देखा और आगे जाने लगा। मैनेजर उसे जो कह रहा था शायद उसे वो सुनाई नहीं दे रहा था। मैनेजर को लगा कि आकाश बड़ा ही बदतमीज आदमी था, इसलिए एक बार वो आगे बढ़ा और फिर से उसकी कॉलर पकड़ ली। जैसे ही आकाश के कंधे पर मैनेजर का हाथ आया, उसे हल्का सा दर्द उठा। आउच! क्या कर रहे हैं आप यार? क्या कर रहे हैं मैनेजर साहब आप ये? तुम तब तक यहां से नहीं जा सकते जब तक तुम मेरे पैसे नहीं दे देते। अगर तुम इसी तरह मेरे साथ चालाकियां करते रहे ना, तो मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा तुम्हें। मैनेजर ने उसे गुस्से में घूरते हुए कहा। मैनेजर साहब, आप शायद मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरा नाम आकाश है और आप मुझसे पैसे मांग रहे हो। आकाश ने फिर से हैरान होते हुए पूछा। देख, मुझे कोई मतलब नहीं है कि तुम कौन हो और कौन नहीं हो। अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए ना, तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये बात बिल्कुल साफ है। मैनेजर ने चारुलता की ओर देखा और फिर बाकी लोगों की ओर गुस्से से देखने लगा। वो लोग जितना उस मैनेजर को इंतजार करवा रहे थे, उतना ही ज्यादा उसे गुस्सा आ रहा था। तुम बताओ कि मेरे पैसे देने वाले हो या फिर नहीं? तुम मेरा पैसा नहीं देना चाहते हो ना? मैनेजर ने पूछा। उन लोगों के हाल देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग पैसा नहीं देना चाहते थे। मैनेजर को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने तुरंत अपनी जेब से फोन निकालकर 110 पर फोन घुमा दिया। इधर आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसने देखा कि चारुलता और बाकी के लोगों के भी रंग उड़े हुए थे। शोभा जी, जो कि इन लोगों से दूर एक कोने में खड़ी थी, वो खुद भी काफी गुस्से में थी। इतने बड़े होटल के अंदर इतनी फजीहत कराने के बाद उसको जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो यहाँ 1 मिनट नहीं रुकना चाहती थी। अरे अरे अरे, आप पुलिस को मत बुलाइए, मैं आपके पैसे देने के लिए तैयार हूं, रुक जाइए। आकाश ने मैनेजर की ओर देखते हुए कहा। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि मैनेजर उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा था। वो इतना कैसे बदल गया, इस बात का किसी को अंदाजा नहीं था। अब वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए पैसे दे रहा था। चलो अच्छा है, कोई तो तुम में से पैसे देने के लिए राजी हुआ। अब तुम लोगों का टोटल हुआ 21,000 रुपए। निकालो। 21,000 रुपए? आकाश के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका दिल उसके सीने से निकलकर बाहर आने लगा था। उसने तुरंत बिल की ओर देखा। वो बिल काफी डिटेल में बना हुआ था। उसमें एक जूस की बोतल ही 4,000 रुपए की थी, इसलिए उसके 21,000 रुपए लगना वाजिब था। आकाश ने गुस्से में चारुलता और बाकी लोगों की ओर देखने लगा। वो अपने दिल ही दिल उन्हें बस गालियां दिए जा रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि अभी की अभी धरती फटे और वो लोग सब इसमें समा जाए। जब चारुलता ने 21,000 रुपए के बिल के बारे में सुना तो उसके तो कान खड़े हो गए। एक बार के लिए उसकी नजर शोभा जी के ऊपर गई। वो गुस्से से चारुलता की ओर देखे जा रही थी। चारुलता ने भी खिसिया कर मुस्कुराते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं है शोभा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं कर रही हूं ना पेमेंट। फिर उसने घूमकर आकाश की ओर देखा। वो उसकी आंखों ही आंखों में पूछ रही थी कि बिल पूरा हो पाएगा या नहीं। अब आकाश उसे क्या जवाब देने वाला था? क्या वो 21,000 रुपए भर पाता या वो अपनी होने वाली सास को मना कर देता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियल सिर्फ पॉकेट एफएम पर। चारुलता ने अपने बचाव के लिए आकाश को अल्पाहार में बुला तो लिया था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मैनेजर के सामने आकाश की दाल भी नहीं गलने वाली थी। जैसे ही आकाश उसे अपनी पहचान बताकर वहां से निकलने की सोचने वाला था, उसी वक्त मैनेजर ने उसे रोक लिया और उसके हाथ में 21,000 रुपए का बिल थमा दिया। इतना महंगा बिल देखकर बाकी सब लोगों का दिमाग तो चकरा गया था और आकाश को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि बिना खाए पिए ही ये बिल उसके नाम पर फटने वाला था। जैसे ही चारुलता ने उसकी ओर चंचल नजरों से देखा, आकाश के अंदर का तो ज्वालामुखी ही फट पड़ा। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो गुस्सा कर नहीं सकता था। वो चारुलता को बस देखे जा रहा था और उसका मन तो यही कर रहा था कि वो उसे बढ़िया सी डांट लगाए, लेकिन चारुलता आखिर चारू की माँ थी और उसकी होने वाली सास भी, इसलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। पर वो खुद भी इतना बड़ा आदमी नहीं था कि उसके खाते में 21,000 रुपए हो। वो तो था आखिर एक स्टूडेंट ही, और एक स्टूडेंट के खाते में इतने पैसे कहां से आते? ये लीजिए, काट लो इसमें से। आकाश ने दिल पर पत्थर रखते हुए अपना डेबिट कार्ड उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा। सर, इसमें पैसे कम है। आपका बिल 21,000 रुपए का है, जबकि आपके खाते में सिर्फ 12,700 रुपए है, इसलिए आपको 12,300 रुपए और पे करने पड़ेंगे। अब आप बाकी का पैसा कैश में देना पसंद करेंगे या फिर चेक में? रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने उसकी खाते की जानकारी निकालते हुए कहा। क्या मेरे खाते में सिर्फ 12,000 रुपए ही है? आकाश खुद भी चौंक गया था। हालांकि उसे ये पहले से पता था, लेकिन वो सबके सामने नाटक कर रहा था। अब तो वो ऐसे हाल में फंस गया था कि वो अपने परिवार वालों से पैसे नहीं मांग सकता था, इसलिए उसने सोचा कि वो चारुलता से ही पैसे मांग ले। उसने उसकी ओर देखा और दया मांगती आंखों से उसके सामने मुस्कुराने लगा। वो वैसे भी दिल्ली के अंदर मजे करने आई थी, इसलिए ये बात तो तय कि उसके खाते में इतने पैसे तो होंगे ही कि वो यहाँ पर बिल क्लियर कर दे। आंटी, अभी भी 12,000 रुपए कम पड़ रहे हैं,
क्या आप ये पैसा दे सकती हैं? आकाश ने बहुत ही शांति से कहा, हालांकि उसके चेहरे के ऊपर शर्मिंदगी साफ झलक रही थी, लेकिन फिर भी वो अंदर ही अंदर काफी खुश महसूस कर रहा था। वैसे भी उसने रकम का बड़ा हिस्सा अपनी जेब से पहले ही दे दिया था। क्या क्या कितना? 12,000? चारुलता ने कंफर्म करते हुए कहा। वो जानती थी कि इतना पैसा तो उसके खाते में हमेशा ही होता था, इसलिए उसे वैसे चिंता नहीं थी, लेकिन बीते दिनों उसने यहाँ करीब 2 लाख से भी ज्यादा खर्च किए थे। अगर वो और 12,000 खर्च करती तो उसके पति को उस मेल मॉडल वाली बात पर जरूर शक हो जाता। जैसे ही आकाश ने उसके मुंह से वो सुना तो आकाश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक तो उनकी जेब में पैसे नहीं थे, फिर भी वो इतने महंगे होटल में खाना खाने कैसे आ गई? अच्छा, अब बाकी दोनों आंटी के पास है क्या? आकाश ने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा। नहीं, पैसे तो इनके पास नहीं है, चारुलता ने अपने मना करने के बाद और भी शर्मिंदगी होते हुए कहा। इस वक्त चिंता तो चारुलता को भी हो रही थी, इसलिए उसकी नजर बार बार शोभा जी की तरफ जा रही थी। अभी तो वहां पर जितने भी लोग खड़े थे उनमें से अगर किसी के पास पैसा था तो वो शोभा जी ही थी। तुम लोगों को इतनी महंगी जगह पर आकर खाना खाने की हिम्मत कैसे हो गई भाई, जब जेब में पैसे नहीं है? जब जेब में पैसे नहीं है तो जीभ को लपलपाने से रोक लेते ना, बेवकूफ हो गए इतने बड़े। अरे यार, गांव से आए हुए लोग ना ऐसे ही होते हैं, इन्हें यही लगता होगा कि खाना जितना सस्ता उनके गांव में मिलता है उतना ही सस्ता यहाँ मिलता होगा। पर देखो तो सही, इन लोगों की हिम्मत कैसे हो गई इतनी महंगी जगह पर बैठकर खाना खाने की। मुझे तो लगता है ना कि यहाँ पर आए ही फ्री का खाना खाने के लिए थे ये लोग। जो लोग आसपास में बैठकर खाना खा रहे थे, जब उन लोगों ने ये सारा तमाशा देखा तो वो अपने आप को बात करने से रोक नहीं पाए। इन सब की शक्लें देखकर उन सब की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। शोभा जी, इस वक्त हमारे पास में पैसे नहीं है तो क्या आप चिंता मत कीजिए, चारुलता ने बस इतना भर कहा था और फिर खिसियाते हुए शोभा जी की ओर जाने लगी। जब शोभा जी ने सुना कि चारुलता उनसे सच में पैसे के बारे में बात कर रही थी तो उनका भी गुस्सा हिमालय की चोटी पर पहुंच गया। तुमने ना सच में बहुत अच्छा खाना खिलाया है चारुलता। शोभा जी कड़वी सी हंसी के साथ उसकी ओर देखे जा रही थी। फिर वो मन ही मन बड़बड़ाते हुए रिसेप्शन पर पहुंच गई। उसने रिसेप्शन पर खड़ी लड़की को अपना कार्ड दिया और बाकी के बिल का भुगतान कर दिया। जैसे ही उसके खाते से पैसे कटे, उसके बाद शोभा जी ने किसी की तरफ नहीं देखा और वो सीधा होटल के दरवाजे के बाहर चली गई। चारुलता को अपने किए के ऊपर इतनी शर्म आ रही थी कि वो फिर से शोभा जी की ओर भागने लगी और पीछे पीछे रीना और मीना भी जाने लगी। अरे अरे शोभा जी, मेरे लिए रुकिए तो। अरे आप अपना मोबाइल नंबर तो देके चाहिए, मैं आपको पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करवा दूंगी। सुनिए शोभा जी, आप चिंता। अरे यार, इससे पहले कि चारुलता अपनी बात पूरी करती, शोभा जी पीछे की ओर पलटी और उसकी ओर देखते हुए बोली, नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसकी। आज ना शायद मेरा दिमाग ही खराब हो गया जो मैं आपके साथ खाना खाने के लिए आ गई। बाय। अरे शोभा जी, ऐसा मत कहिए, आज जो कुछ हुआ वो बस गलती से हो गया, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। शोभा जी, मैं आपसे किसी दिन मिलूंगी, हमारी बिजनेस डील वाली बात अधूरी रह गई है। चारुलता ने उसे याद दिलाते हुए कहा। उसे इस बात का डर लग रहा था कि कहीं इन सब चक्करों में उनकी बिजनेस डील ना उलझ जाए। बिजनेस डील? माफ कीजिएगा चारुलता जी, लेकिन हमारा हॉस्पिटल अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि आपके साथ डील कर सके। आप अपने साथ काम करने के लिए ना किसी और को ढूंढ लीजिए, शोभा जी ने कहा और फिर हाथ हिलाते हुए वहां से निकालकर एक टैक्सी में बैठ गई। जब चारुलता ने शोभा जी के मुंह से यह सुना तो वो समझ गई थी कि उसके परिवार के बिजनेस के 12 बज गए थे। उसका दिल बैठ गया। इस चीज के लिए न सिर्फ चारुलता अपने आप को ब्लेम कर रही थी, बल्कि रीना और मीना भी अपने आप को काफी कुछ सुना रही थी। आंटी, आप प्लीज आप दुखी मत होइए ना, क्या मैं आपको फिर से होटल छोड़ दूं? आकाश ने चारुलता की उदास चेहरे की ओर देखते हुए कहा, लेकिन वो मन ही मन अपने आप से ये कह रहा था कि जो कुछ हुआ चारुलता के साथ वो ठीक ही हुआ, यही होना चाहिए था। अगर उसकी जेब में पैसे नहीं थे तो फिर उसे इतनी महंगी जगह पर आकर खाना खाने की क्या जरूरत थी? अब तो उसका धंधा चौपट हो गया था, लेकिन उसकी वजह से इतने लोगों के बीच में आकाश की भी नाक कट गई। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से ना टैक्सी से चली जाऊंगी। फिर तुम इतनी दूर से मेरे लिए आए उसके लिए थैंक यू आकाश, चारुलता ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्का सा रूखापन था। फिर चारुलता ने अपने लिए टैक्सी ले ली और वो रीना और मीना के साथ वहां से निकल गई। होटल ब्लू ड्रीम में अपने कमरे में लौटने के बाद चारुलता आराम कर रही थी। आज ना सिर्फ उसका बिजनेस बर्बाद हो गया था, बल्कि उसकी बेइज्जती भी बहुत हुई थी। लगभग शाम को 6 बजे चारुलता, रीना, मीना फिर से इकट्ठे हुए। वो फिर से कुछ खाने के लिए जाने वाली थी। आज जो कुछ सुबह उनके साथ हुआ उसके बाद उनमें से कोई भी बाहर खाने के मूड में नहीं था। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आप लोगों के रूम का कल चेकआउट है, इसलिए आप सुबह 12 बजे ही रूम छोड़ दीजिएगा। तभी उनके पीछे से एक आदमी की आवाज आई और उसने प्यार से कहा, क्या कल हमारा चेकआउट है? चारुलता ने रीना और मीना से बात करते हुए कहा। भले ही ये होटल नहीं था और बंगला था और यहाँ पर उन्होंने वो होटल वाली लग्जरी भी नहीं मिल रही थी, पर उन्हें फिर भी ये तो लग रहा था कि यहाँ रुकने के लिए 2 दिन और मिल जाएंगे। हमें एक और नया कमरा चाहिए या फिर आप लोग हमारा चेकआउट आगे बढ़वा दो, चारुलता ने कहा। हाँ नहीं मैडम, ऐसा नहीं हो पाएगा, हमारे यहाँ यही नियम है, इसलिए हमें माफ कर दीजिए, रिसेप्शन पर खड़े उस आदमी ने बड़े प्यार ही से कहा।
वो लोग स्टेट हाउस में थे, जिसे कि कोई दूसरी अथॉरिटी चला रही थी। उनका ये सख्त नियम था कि वो लोग किसी भी गेस्ट के कमरे की आगे बढ़ाने की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, एक दिन के लिए भी नहीं। क्या मैं कमरा आगे नहीं बढ़वा सकती? क्या मैंने यही सुना? तुम्हारे होटल के अंदर और कमरे नहीं है? मैं कमरा आगे क्यों नहीं बढ़ा सकती हूँ, ये बताओ मुझे। चारुलता ने चौंकते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए मैडम, लेकिन अगर आप अपने लिए कमरा आगे बढ़वाना चाहती हैं तो उसके लिए आपको लकी सर और राधिका मैडम से बुलवाना पड़ेगा कि वो आपके लिए एक कमरा बुक कर दें। इस होटल का यही नियम है मैडम, इसके अलावा मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। रिसेप्शन पर खड़े उस आदमी ने कहा। जिस तरह का होटल ब्लू ड्रीम था और जिस तरह से वहां के नियम थे, ऐसे में तो वो लोग गेस्ट को भी इतनी बात पर बताया नहीं करते थे। क्या हमें लकी से बुलवाना पड़ेगा? चारुलता ने चौंकते हुए उस आदमी से पूछा। वो किसी भी हाल में लकी के सामने नहीं झुकना चाहती थी। उस होटल के नियम उसे काफी अजीब लग रहे थे, इसलिए वो सोच रही थी कि ये होटल जल्द ही बंद होने वाला था। ऐसी जगह पर वैसे भी कोई रुकना पसंद नहीं करने वाला था। ठीक है, हम कल के ही कल इस जगह को खाली करके यहाँ से निकल जाएंगे, चारुलता ने कहा। वैसे भी दिल्ली में कोई होटल्स की कमी नहीं थी और वो आसानी से अपने लिए एक नया होटल तो ढूंढ ही सकती थी। क्या आप खाना खाने के लिए जा रही हैं? ठीक इसी वक्त यशोदा भी वहां आ गई थी। जब उसने चारुलता और बाकी के लोगों को देखा तो वो उनसे बात करने के लिए खड़ी हो गई। हाँ, बाहर का खाना खाकर ना मेरा पेट खराब हो गया है, इसलिए आज शाम मैं तुम्हारे साथ कुछ सात्विक सा खाना पसंद करूंगी, चारुलता ने कहा। और फिर वो यशोदा के साथ खाने वाली बिल्डिंग में चली गई। ये जगह तो काफी सुंदर है, चारुलता ने और बाकी के लोगों ने उसे देखते हुए कहा। वो जगह सच में काफी सुंदर थी। वहां पर बहुत सुंदर से डेकोरेशन किया हुआ था। अब जाकर उन्हें समझ आ गया कि यशोदा यहाँ पर रोज खाना खाने क्यों आती थी। यहाँ पर सारी डिशेस फ्री थी, इसलिए उन्हें बिना किसी चिंता के ढेर सारी चीजें ऑर्डर कर लिया करती थी। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि यहाँ का खाना इतना टेस्टी होने वाला है। चारुलता और बाकी के लोगों को लगा कि इतने दिनों में उन्होंने इससे अच्छा खाना नहीं खाया था। आज अल्पाहार में वो लोग जो खा कर आए थे उससे ये काफी अच्छा था। उन्हें इस बात पर काफी दुख हो रहा था कि उन्होंने पहले यहाँ पर आकर क्यों नहीं खाना खाया। फिर भी उन्होंने अपने आप को समझाने के लिए यह कह दिया कि अल्पाहार में जो खाने का सामान आता था वो विदेशों से आता था, इसलिए उसका खाना यहाँ के खाने से काफी अच्छा था। उन सब ने मजे से खाना खाया और फिर यशोदा के साथ बाहर आ गए। चारुलता और बाकी के लोगों ने उन लोगों को देखा तो ट्रक से बाहर सामान उतार रहे थे। उन्होंने उस दिन जो ट्रक अल्पाहार के बाहर देखा था, आज वही ट्रक वो होटल ब्लू ड्रीम के बाहर देख रहे थे। अच्छा, ये सारा सामान कहां से आ रहा है? देखने में तो सारी चीजें काफी अच्छी लग रही हैं। जो लोग कैंटीन में उन सब चीजों को खाली करवा रहे थे उन्होंने उसे देखते हुए कहा, ये सारा सामान तो अलग अलग जगह से आ रहा है। कुछ इनमें से बांग्लादेश से आ रहे हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया से, कुछ जापान से। हर दिन कार्गो से भी इतना माल शिपिंग पर चढ़ता है और यहाँ आता है। आप चिंता मत करो, हम आपके लिए दुनिया का सबसे बेस्ट सामान ही लेकर आ रहे हैं। जो आदमी सामान डिलीवर करने के लिए आया था उसने कहा, अच्छा बिल दिखा सकते? मुझे देखना है कि ये सब सामान पोर्ट पर कब आया था, उस आदमी ने कहा। और डिलीवरी वाले लड़के ने बिना देर किए ही उसे बिल पकड़ा दिया। उसमें सामान के बारे में सारी डिटेल्स लिखी हुई थी। क्या आप लोगों को हमारे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा? हम लोग आपको जो सामान दे रहे हैं ना, वो पूरे दिल्ली में हम किसी को नहीं देते हैं। ये सारा सामान कस्टम्स पर अभी 1 घंटे पहले ही उतरा है और चेक हुआ है। इससे फ्रेश सामान ना आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। डिलीवरी वाले लड़के ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पर बाकी का सामान कहाँ जाएगा? बाकी का पहले तो अल्पाहार पर जाएगा। वैसे तो अच्छा आपने ले ही लिया है, पर फिर भी उनमें से जो भी जा रहा है वो काफी अच्छा है। उनके लेने के बाद ये सब दिल्ली की बाकी जगहों पर जाएगा, उस डिलीवरी वाले लड़के ने कहा। जैसे ही चारुलता ने और रीना मीना ने अपनी आंखों से यह सब दृश्य देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो अल्पाहार में खाना खाकर आई थी। जैसे ही चारुलता ने यह सुना उसे चक्कर आने लगे। वो अपनी जगह पर खड़ी खड़ी ही बेहोश हो रही थी। दीदी, रीना मीना चिल्लाई और चारू के पास जाने लगी। अभी तो चारुलता को यहाँ खाने के बारे में पता चला और उसमें ही वो बेहोश हो गई। अगर उसे होटल ब्लू ड्रीम की सच्चाई के बारे में पता चल जाता तो क्या होने वाला था? क्या लकी के लिए उसके दिल में अब थोड़ी इज्जत बढ़ जाएगी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टामिलियनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रिसेप्शन पर खड़े लड़के ने चारुलता से तो कह दिया था कि आज उनकी इस होटल के अंदर आखिरी रात थी और कल उन्हें इस होटल को खाली करना था। जब चारुलता ने कमरे की तारीख आगे बढ़ाने की बात कही तो उसने कहा कि बिना लकी और राधिका से बात करवाए ये काम नहीं हो सकता था। चारुलता, जो कि इतना पैसा बाहर खाने में उड़ा चुकी थी, उसने सोचा कि आज का खाना उसे यशोदा के साथ ही खा लेना चाहिए, इसलिए वो होटल ब्लू ड्रीम के डाइनिंग हॉल में चली गई। खाना खाने के बाद जब वो लोग बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि अल्पाहार में जो खाना का सामान इस्तेमाल होता था उससे बढ़िया सामान ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे। ये देखते ही चारुलता बेहोश होने वाली थी। अरे अरे दीदी दीदी, आप ठीक तो हो? रीना ने कहा। अरे सुनो, कोई पानी लेके आओ, मीना ने कहा और चारुलता के गालों को थपथपाने लगी, लेकिन उसका होश था कि आने का नाम ही नहीं ले रहा था।
इतने में यशोदा भागकर अंदर से पानी ले आई और उसे चारुलता के चेहरे पर छींट दिया था। अगले ही पल उसे होश आया। जैसे ही चारुलता की आंख खुली तो वो सीधी भागते हुए डिलीवरी वाले आदमी के पास चली गई। भैया सच में अब ये जो खाने का सामान बचा हुआ है वो अल्पाहार जाएगा? डिलीवरी वाले लड़के ने उसे देखा और फिर हाँ में अपना सिर हिला के ट्रक के अंदर बैठ गया। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके सिर्फ एक हाँ में गर्दन हिलाने की वजह से चारुलता और रीना मीना के दिल पर कैसी छुरियां चल गई थी। उन्होंने बेकार में खाना खाकर इतना पैसा बर्बाद कर दिया था, जबकि वो लोग आराम से यहाँ पर फ्री में अच्छा खाना खा सकते थे। क्या आप लोग ठीक हैं? यशोदा ने चारुलता के पास आकर उससे पूछा। उनके पीले पड़ चुके चेहरे देखकर यशोदा खुद चिंता में पड़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उन लोगों के चेहरे के रंग क्यों उड़ गए थे। तुम अपनी काम से काम रखो, चारुलता ने यशोदा की ओर देखते हुए कहा। उसके साथ क्या ट्रेजेडी हो गई थी ये वो यशोदा को दिखा भी नहीं सकती थी। यशोदा इतने दिनों से फ्री में खाना खा रही थी और उसके चेहरे की रंगत भी खिल उठी थी। ये देखते ही चारुलता का दिल और ज्यादा जल गया। खाना खाने के बाद जब वो लोग गार्डन में टहल रहे थे तब जाकर उन तीनों को थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ, लेकिन फिर भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने गरीब से दिखने वाले इस होटल के अंदर अल्पाहार से भी अच्छा खाना कैसे हो सकता था। तीनों यही सोचते हुए गार्डन में घूमे जा रहे थे और घूमते घूमते वो लोग होटल के दरवाजे के पास आ गए। मैडम थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, आप अभी बाहर नहीं जा सकती। आपको जाना है तो आप दूसरे दरवाजे से जा सकती हैं, एक आदमी ने कहा जिसने ब्लैक सूट पहना हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां का कोई स्टाफ था। अच्छा ठीक है, चारुलता ने कहा और तुरंत अपना रास्ता बदल लिया। वहां पर और भी ढेर सारे लोग खड़े थे और सभी ने लगभग एक जैसे ही कपड़े पहने रखे थे। वो लोग अपने वॉकी टॉकी में हर थोड़ी देर में कुछ न कुछ कहे जा रहे थे और कुछ पलों के बाद सब लोग दरवाजे की ओर देखने लगे। उन लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट नजर आ रही थी। थोड़ी ही देर बाद चारुलता ने देखा कि वहां एक लाल रंग की गाड़ी आकर रुक गई थी और वो दरवाजे के अंदर दाखिल होने लगी। जैसे ही वो गाड़ी थोड़ी सी दूरी पर आकर रुकी तो एक आदमी जिसने नीले रंग का सूट पहना हुआ था और जो इस होटल का मैनेजर था, उसने एक विदेश से आए आदमी से हाथ मिलाया। वो आदमी उसी गाड़ी में से उतर रहा था। फिर वहीं पर खड़े रहकर उसने थोड़ी सी बातचीत की और उसके बाद मैनेजर उस आदमी को उसके काफिले को अपने साथ होटल के अंदर ले आया। चारुलता ने देखा कि उस आदमी के पीछे कुछ रिपोर्टर भी भागे जा रहे थे। उनके हाथ में माइक और कैमरा था और वो उनसे सवाल करने के लिए बेचैन हुए जा रहे थे। लेकिन तभी दो लोग जिन्होंने काला सूट पहना हुआ था और काला चश्मा लगाया हुआ था वो उनके बीच आकर खड़ा हो गया। मैनेजर तब तक अपने उस विदेशी मेहमान को उस होटल के बारे में बता रहे थे और उसका बाकी लोगों से परिचय भी करवा रहे थे। जैसे ही वो लोग चारुलता और बाकी लोगों के पास से गुजरे तो चारुलता ने मैनेजर को कहते सुना, हमने ये होटल दिल्ली में सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि हम अपने सबसे खास मेहमानों को यहाँ पर ठहरा सके। इससे पहले हमारे पास यहाँ अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डीन और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी भी आकर रुक चुके हैं सर। अभी 2 महीने पहले ही वो आदमी हिंदी में अपनी बात बता रहा था और मेहमान को उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में सब कुछ समझ आ रहा था। सर आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये सर का सौभाग्य है कि वो आपके इस होटल में ठहर पा रहे हैं जिसमें पहले भी इतने सारे लोग आकर ठहरे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जब वो दिल्ली में उद्योगपतियों से मिलने के लिए निकलेंगे तो ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पर बाहर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर आ पाए। इतनी बात करते हुए वो लोग अपने कमरे की ओर निकल गए। जब चारुलता और उसकी बहनों ने ये सब बात सुनी तो उसके तो होश ही उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये होटल किस जगह पर थी। वहां पर इतने बड़े बड़े लोग आकर रोका करते थे। अब चारुलता को उस होटल का खेल समझ आ रहा था। अब वो समझ पा रही थी कि क्यों रिसेप्शन पर खड़े उस आदमी ने उसका रूम आगे बढ़ाने से मना कर दिया था और क्यों उनके होटल में खाना खाने की इतनी अच्छी चीजें मिलती थी। चारुलता के दिमाग की बत्ती गुल हो चुकी थी और उसने तुरंत इस होटल के बारे में जानकारी निकालने के लिए इसकी वेबसाइट को खोल लिया। उसने देखा कि वो लोग ब्लू ड्रीम शब्द में ही उलझ गए थे, जबकि वो लोग भारत के सबसे बड़े होटल्स में से एक में रुके हुए थे। वहां पर ना सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी बड़े बड़े लोग आकर रुकने के लिए आते थे। कोई भी आम आदमी भले ही उसके पास कितना भी पैसा हो तो भी वो चाहकर यहाँ कमरा बुक नहीं करवा सकता था, ठहर नहीं सकता था। लेकिन फिर भी गांव से आई कुछ अधेड़ उम्र की महिलाएं यहाँ पर पिछले 1 हफ्ते से रुकी हुई थी। अगर उन्हें इसके बारे में पहले से पता होता तो शायद वो लोग और ज्यादा अच्छा महसूस करते। उन्हें इस बात का दर्द और ज्यादा हो रहा था कि उन्हें कल के कल ही यहाँ से जाना होगा। तभी अचानक चारुलता को कुछ याद आया। उसने सीधा यशोदा की ओर देखा जो कि एक कोने में खड़ी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग थे कौन और क्या करते थे। चलो आप लोग आराम करो, मैं भी अपने कमरे में जाती हूँ, यशोदा ने कहा। उसने देखा कि चारुलता की नजरें उसकी तरफ घूम गई थी तो वो समझ गई कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ होने वाली थी। अरे अरे नहीं यशोदा, रुक जाओ ना, 1 सेकंड के लिए रुक जाओ। पहले तो ये बताओ कि क्या तुम कल होटल खाली करके जा रही हो? चारुलता ने यशोदा के पास आकर उससे पूछा। नहीं, मेरी तो लकी से बात हो गई थी। उसने यहाँ मेरे रुकने का इंतजाम और थोड़ा आगे बढ़ा दिया है तो मैं अब थोड़े दिन और रुक सकती हूँ यहाँ पे, यशोदा ने धीरे से कहा।
उसे लग रहा था कि चारुलता और बाकी लोग भूखे भेड़िए की तरह उसे देख रहे थे और वो किसी भी पल उसका शिकार कर सकते थे। उनकी आंखें मारे भूख के लाल हो गई थी और वो यशोदा को किसी भी वक्त जिंदा खा सकते थे। यशोदा बहन, आप अपने होने वाले दामाद से बोलो ना कि हमारा भी यहाँ पर रुकने का इंतजाम थोड़ा दिन और आगे बढ़ा दे। हम लोग भी यहाँ पर आपके साथ थोड़े दिन और रहना चाहते हैं। हम लोग भी आपके साथ यहाँ पर थोड़े दिन अच्छा और खाना चाहते हैं। चारुलता ने तो अपने बात करने का तरीका ही बिल्कुल बदल दिया था। उसे सुनकर ऐसा लग रहा था कि चारुलता यशोदा से नहीं बल्कि यशोदा चारुलता से बात कर रही थी। उसे इतना कुछ कह देने के बाद ये तो तय था कि वो सीधा लकी के पास नहीं जा सकती थी। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना चारुलता को सीढ़ी बनाकर लकी के पास पहुंच जाए। हाँ यशोदा दीदी, आप अपने दामाद से जरा इस बारे में बात करो ना। कितना अच्छा रहेगा जब हम सारी बहनें साथ में खाएंगे। और वैसे भी हमने आपके प्लेन की टिकट बुक करवाने में आपकी मदद की थी ना, तो अभी कमरे के दिन आगे बढ़वाने में हमारी मदद कर दीजिए ना। अरे मदद की थी का क्या मतलब होता है रीना? हम वो लोग थोड़ी हैं जो सिर्फ एक बार में ही मदद करके रह जाएंगे। हम तो जाने में भी प्लेन का टिकट दिलवाने में इनकी मदद करेंगे। बस आप अपने दामाद लकी से बात करके ना हमारे यहाँ एक कमरा दिलवा दीजिए ना प्लीज दीदी। मीना ने भी उसे मक्खन लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो तीनों यहाँ थोड़े दिन और रुकना चाहती थी ताकि वो ये देख सके कि यहाँ पर और कौन कौन बड़ा आदमी आने वाला था। अगर वो सभी 2-4 और बड़े आदमी को देख लेती तो वो अपने गांव में जाकर उनके बाड़े में बड़ी बड़ी ढींगे हाँकती। ढींगे हाँकने से ही तो लोग उनकी पूछ परखते थे। ठीक है, मैं लकी से इस बारे में बात करती हूँ, यशोदा ने कहा। उसके हिसाब से इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी और उसे उनके डींगों में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए उसने लकी से बात करने के लिए हाँ कर दी और फिर अपने पर्स में से अपना फोन निकाल लिया। उसे फोन किया और चारुलता और बाकी दोनों के लिए एक नया कमरा लेने की बात करने लगी। राधिका अपनी माँ को लकी के परिवार के बारे में पहले ही बता चुकी थी। पहले तो यशोदा को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब उसने होटल के बारे में जाना तब वो समझ गई कि लकी सच में काफी बड़ा आदमी था। लेकिन यशोदा को भी राधिका ने लकी के बारे में सब कुछ नहीं बताया था, लेकिन फिर भी वो इतना तो जानती थी कि लकी उन सब के रुकने का इंतजाम कर सकता था और उसे आगे बढ़वा सकता था, और उसने बढ़वा भी दिया। ठीक है मम्मी, मैं देखता हूँ, हो जाएगा, मैं बात कर लूंगा, उधर से लकी ने कहा। यशोदा ने चारुलता की ओर देखा और मुस्कुरा दी। शुक्रिया यशोदा बहन, चारुलता ने कहा, और फिर तीनों बहनें उसे उसके कमरे तक छोड़ने के लिए गई और फिर टहलने के लिए निकल गईं। अब जब उन्हें इस होटल के सच के बारे में पता था तो उन्हें यहाँ के बाथरूम में से भी काफी अच्छी खुशबू आ रही थी। उन लोगों ने उस होटल के हर एक कोने की तस्वीर लेनी शुरू कर दी ताकि वो लोगों को दिखा सके कि वो कितने बड़े होटल में ठहर रहे थे। लगभग 2 घंटे की तस्वीर नवाजी के बाद आखिरकार वो लोग अपने कमरे में वापस लौट आए। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि लकी जैसे आदमी को इतनी बड़ी जगह पर कमरा मिल जाएगा। अब जब मैं इसके बारे में सोच रही हूं ना तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो लड़का कितना हैंडसम है, रीना ने पलंग पर बैठकर कहा। वो अपने फोन में खींची हुई तस्वीरों को देख रही थी। पहले तो जब मैंने देखा तब वो किसी गरीब आदमी से कम नहीं लग रहा था। ना तो उसने ढंग के कपड़े पहने थे और ना ही उसके हाथ पर कोई घड़ी थी। मुझे तो लगा कि राधिका को कोई राधिका जैसा ही मिल गया था, और अब लगता है कि कोई बड़ा आदमी है, बड़ी चीज है कोई वो, मीना ने कहा। हाँ, अमीर तो वो है ही। यहाँ पर एक रात रुकने का किराया 20,000 है। इतना पैसा कोई हमारे तुम्हारे जैसे गरीब आदमी थोड़ी खर्च कर सकते हैं। और हाँ, उसमें फिर ये बात भी है कि ये सबसे बड़ा होटल है और इसलिए यहाँ पर भले ही जेब में से पैसे हों, लेकिन अगर आदमी का रुतबा नहीं होना, कमरा बुक नहीं हो सकता गुरु यहाँ पे, चारुलता ने कहा। हाँ, अब मैं इस बारे में सोच रही हूँ तो मुझे भी कुछ चीजें समझ में आ रही हैं। तुमको याद है उस दिन अल्पहार के अंदर वो मैनेजर हमें कितनी अच्छे से ट्रीट कर रहा था? कैसे उसने एक बार में ही हमारे लिए इतना महंगा कमरा खोल दिया और हमसे खाने के पैसे भी नहीं लिए। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि ये सब हमारी रिस्पेक्ट करते हुए कर रहा था। वो हमें लग रहा था कि ये सब आकाश की वजह से हो रहा था, लेकिन आज दोपहर को जरा याद करो तो मामला बिल्कुल ही उल्टा नजर आएगा, रीना ने सोचते हुए कहा। तो क्या वो लकी की वजह से हम लोगों को इतना प्यार से बात कर रहा था, इतनी इज्जत दे रहा था? क्या उस दिन लकी की वजह से हमसे पैसे नहीं लिए गए थे? इतनी कम उम्र में लकी ने इतने अच्छे से अपनी पहचान छुपा रखी थी। ये तो वाकई बहुत कमाल की बात है। हाँ यार, सही कह रही हो। इतना अमीर आदमी, इतनी पहुंच वाला आदमी, फिर भी चेहरे पर घमंड नहीं, आंखों में किसी तरह का गुरूर नहीं। वो जिस तरह का लड़का है, मैंने तो ऐसे लड़के काफी कम देखे हैं यार। मुझे लगता है कि वो कोई आम अमीर नहीं है, वो बहुत ही गुणों वाला लड़का, और देखना एक दिन वो बहुत नाम कमाएगा, रीना ने कहा। और उसकी बात में दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। मेरे पास ना एक आइडिया है, अचानक से चारुलता ने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा। रीना और मीना चारुलता की आंखों में कुछ शैतानी तत्वों को साफ देख पा रही थी। आखिर क्या था वो आइडिया? क्या उसका असर लकी के ऊपर होने वाला था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। चारुलता जैसे ही बेहोशी से बाहर आई तो उसने सबसे पहले डिलीवरी वाले लड़के के सामान के सच के बारे में जानना चाहा। जब उसे सच पता चला कि ये सब सामान महंगा है तो उसके होश उड़ गए। थोड़ी देर बाद चारुलता और उसकी बहन को इस बारे में भी पता चला कि यहाँ पर न सिर्फ खाने का सामान ही महंगा था, बल्कि लोग भी बड़े बड़े आते थे।
अपने गांव में जाकर वो इस बात की डींग हक सके, इसलिए उन्होंने यशोदा से कहकर अपने कमरे की बुकिंग को थोड़ा और दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया था। अब उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि लकी कोई छोटा मोटा आदमी था नहीं, और इसलिए चारुलता के दिमाग में एक खुराफात सूझ रहा था। क्यों ना मैं चारू से कहूं कि वो लकी के ऊपर चांस मार कर देखे। मुझे लगता है ना कि राधिका और उसकी माँ को लकी की सच्चाई के बारे में कुछ पता तो होगा। भले ही हमारे चांस कम है, लेकिन फिर भी कोशिश करके तो देखनी चाहिए ना, वरना हमें जिंदगी भर आकाश को गले की घंटी बनाकर घूमना होगा, चारुलता ने कहा। इधर लकी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि चारुलता और उसकी दोनों बहनें उसके बारे में क्या सोच रही थी। वो और राधिका तो एक दूसरे के साथ में वैसे ही जिंदगी बसर कर रहे थे जैसा वो करना चाहते थे। एक हफ्ते की जी तोड़ मेहनत करने के बाद राधिका आखिर अपनी क्लास में बाकी बच्चों के बराबर आकर खड़ी हो गई थी। अब उसके सिर पर पढ़ाई का दबाव कम हो गया था और वो लकी को भी अब पूरा समय दे सकती थी। आज सुबह की पहली क्लास ना तो लकी ने अटेंड की और ना ही राधिका ने। वो दोनों कॉलेज के बाहर एक मार्केट में घूमने के लिए निकल गए थे। मैंने आंटी का ना कमरा एक और हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया है। वैसे भी वो कभी कभार तो दिल्ली आती हैं, तो क्यों ना हमें थोड़े और ही दिन उन्हें दिल्ली की सैर करने देते हैं, लकी ने राधिका का हाथ पकड़ते हुए कहा। दोनों बहुत दिन बाद आराम से बाजार में घूम रहे थे। फिर वो दोनों ही आइसक्रीम की दुकान पर रुक गए। जब लकी ने राधिका को इतनी खुशी खुशी आइसक्रीम खाते देखा तो उसे खुशी हो रही थी। मैं पिछले ना 2-4 दिनों से उनसे मिलने नहीं जा पाई, तो क्या वो अकेली दिल्ली घूम रही हैं? राधिका के चेहरे पर चिंता के भाव भर आए थे। ऐसा नहीं था कि वो अपनी माँ से मिलने के लिए नहीं जाना चाहती थी, लेकिन यशोदा ने खुद ही उसे मना किया था कि राधिका को बार बार आने की जरूरत नहीं थी। वो 1-2 बार आराम से मिल लिए थे और अब यशोदा चाहती थी कि राधिका फिर से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अगर वो पढ़ाई में पीछे रह जाती तो उसे बुरा लगता। अरे तुम चिंता मत करो, मैंने वसीम को पहले ही बोल दिया था। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ महिलाओं को भेज दिया था और वो उन्हीं के साथ दिल्ली घूम रही हैं, लकी ने कहा। तुम्हारे पास न लकी हर चीज का सॉल्यूशन है, राधिका ने लकी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। वो जानती थी कि अगर लकी ने मामला अपने हाथ में ले लिया था तो फिर चाहे जो हो जाए, लेकिन वो पूरा होकर ही रहने वाला था। राधिका, मुझे काफी गर्मी लग रही है, थोड़ी आइसक्रीम खिला सकती हो? लकी ने भी राधिका की ओर देखते हुए कहा। उसने 2 चोटी बनाई हुई थी, लेकिन उन दोनों चोटियों में भी वो काफी सुंदर नजर आ रही थी। लकी चाहकर भी उस पर से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है, लो खाओ, राधिका ने कहा। हालांकि उसे थोड़ी सी शर्म आ रही थी कि लकी इस तरह से उसकी झूठी आइसक्रीम खा रहा था, लेकिन फिर भी उसने जिस प्यार से राधिका से आइसक्रीम मांगी थी, ऐसे में तो वो लकी को मना नहीं कर सकती थी ना। लकी ने अपना मुंह खोला और अगले ही पल राधिका के चेहरे पर पसरी हुई मुस्कान गुस्से में बदल गई। लकी ने सिर्फ थोड़ी सी आइसक्रीम मांगी थी, लेकिन उसने तो उसी बहाने पूरी आइसक्रीम खा ली। उसने राधिका के हाथ में सिर्फ डंडा छोड़ दिया। लकी ने शरारत भरी मुस्कान से राधिका की ओर देखा और आइसक्रीम चबाने लगा। लकी, राधिका ने जोर से गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। फिर उसने अपने हाथ से लकी का कान पकड़ लिया और बोली, अभी के अभी मेरी आइसक्रीम अपने मुंह से निकालो, निकालो। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझसे सिर्फ थोड़ी सी मांगी और तुम पूरी की पूरी खा गए। वापस करो मेरी आइसक्रीम, चलो दो, राधिका ने कहा और लकी का कान खींच दिया। अरे राधिका, क्या कर रही हो? मेरा कान बाहर आ जाएगा राधिका, लकी ने उसकी उंगलियों से अपने कान को छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा। थोड़ी देर की जद्दोजहद के बाद आखिरकार राधिका ने उसका कान छोड़ दिया था। अरे मैंने तो बाबा सिर्फ उतनी ही खाई जितना मेरे मुंह में आ पाई, और तुमने खुद ही तो मुझे आइसक्रीम खाने के लिए दी थी ना। तुम पहले ही बोल देती तो मैं शायद पूरा नहीं खाता, समझी? लकी ने बच्चों की तरह सफाई देते हुए कहा और फिर अपने कान खुजाने लगा। लकी, तुम ना बहुत बदमाश हो रहे हो, बहुत बदमाश हो गए हो तुम, राधिका ने लकी की ओर गुस्से से देखते हुए कहा। लकी ने उसके बाद तुरंत अपनी गलती मानी और फिर राधिका को गले लगाते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें 2 और दिला देता हूँ, नहीं 3, नहीं चलो 4। 4 में तो तुम्हारा पेट भरेगा नहीं। राधिका, तुम कितनी लालची हो यार, लकी ने मजाक में कहा और राधिका के पेट में गुदगुदी करने लगा। राधिका को भी उसकी बात सुनने में और इतने दिनों बाद उसके साथ इस तरह मस्ती करने में काफी मजा आ रहा था। लकी ने फिर से उसे गले लगा लिया। राधिका का वजन ज्यादा नहीं था, इसलिए लकी ने उसे अपनी बाहों में उठा भी लिया था। उसने देखा कि राधिका इस वक्त उसे नहीं बल्कि किसी और को देख रही थी। उसकी आंखें लकी के चेहरे के पीछे कहीं टिकी हुई थी। लकी ने राधिका को नीचे उतारा और फिर पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि एक छोटे बालों वाली सुंदर सी लड़की उन दोनों की ओर लगातार देखी जा रही थी, लेकिन जैसे ही लकी की नजर उस लड़की पर पड़ी वो घबरा गया और उसने तुरंत किसी दूसरे जगह पर देखना शुरू कर दिया। इधर लकी ने जब घूमकर फिर से राधिका का चेहरा देखा तो पाया कि उसकी नजरों में शक भरा हुआ था और आंखों ही आंखों में कुछ शिकायत कर रही थी। वो उस छोटे बालों वाली सुंदर सी लड़की ने फिर से लकी की तरफ देखना शुरू किया। वो उन दोनों को बड़े ध्यान से देखी जा रही थी। लकी, ये कौन है? राधिका की आवाज में उसकी जलन साफ सुनाई दे रही थी। पता नहीं, मैंने तो पहले कभी देखा नहीं, आज पहली बार देख रहा हूं इसे, लकी ने भी अपने कंधे उचकाते हुए कहा। लकी सच में पहली बार ही इस औरत को देख रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि उसके देखने की वजह से राधिका के मन में जलन पैदा हो रही थी तो इससे लकी को काफी खुशी महसूस हो रही थी। तो फिर वो तुम्हारी तरफ क्यों देख रही है? देखो, वो अभी भी तुम्हारी तरफ देख रही है, देखो उसे, राधिका ने अपना मुंह गोल बनाते हुए कहा।
लकी ने फिर से अपना सिर उसकी ओर घुमाया और देखने लगा। राधिका सच कह रही थी, वो छोटे बालों वाली लड़की सच में उसकी तरफ ही देखी जा रही थी। और जैसे ही लकी ने उसकी ओर देखा, उसने फिर से अपनी नजर घुमा दी। लकी ने फिर से अपनी नजर घुमाई और 2 सेकंड बाद फिर से उसकी ओर देखने लगा। अब की बार लकी ने उसकी आंखों को अपनी आंखों से पकड़ लिया था। वो काफी गंभीर भाव से उसे देख रही थी। शायद वो मुझे इसलिए देख रही है क्योंकि मैं उसे शायद हैंडसम लगा, यू नो। लकी ने राधिका के सामने इतरा कर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो फिर तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? जाओ उसी के साथ ना, जाओ। कहीं तुम्हें भी वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगने लगी ना? राधिका की जलन और थोड़ी सी बढ़ गई थी और वो देख रही थी कि लकी का मन और थोड़ा सा खुश हो गया। वो देख पा रहा था कि किस तरह से राधिका चढ़कर उस लड़की की तरफ देखी जा रही थी। अच्छा जी, लकी ने अपनी मुस्कान छुपाते हुए कहा। राधिका उससे जो भी कह रही थी उसे सुनने के बाद एक पल के लिए तो वो चौंक गया था, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर हंसी आ गई। राधिका को ऐसा लगा कि उस लड़की के लिए हो सकता था कि लकी उसे छोड़कर चला जाए। लकी ने भी इस मौके का फायदा उठाया और राधिका की तरफ शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ देखने लगा। इसके बाद वो राधिका के करीब आया और उसने कानों में कहा, क्या तुम सच में मेरी इतनी चिंता करती हो राधिका? कौन कह रहा है कि मैं तुम्हारी चिंता करती हूँ? तुम्हें जो मन में आया ना वैसा करो। मैं कौन होती हूँ तुम्हें रोकने वाली? अगर तुम उसके साथ जाना चाहते हो जा सकते हो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, राधिका ने गुस्से में कहा और वहां से जाने लगी। ये देखते ही लकी का तो हालत ही खराब हो गया। उसने सोचा कि इस खेल को यहीं पर रोक देना चाहिए और इसी में उसकी भलाई है। वो समझ गया था कि राधिका को सच में गुस्सा आ रहा था और अगर वो इस खेल को आगे बढ़ाता तो शायद राधिका उसके हाथ से फिसल सकती थी। अरे तुम उससे अपना कंपैरिजन कैसे कर सकती हो राधिका? ये बात तो तुम भी अच्छे से जानती हो ना कि मेरे दिल में तुम्हारे अलावा और किसी के लिए जगह नहीं है। लकी ने रूठी हुई राधिका के रूठेपन को ठीक करने के लिए कहा। उसकी बातों का थोड़ा असर तो राधिका के चेहरे पर साफ दिखाई भी दे रहा था। उसने लकी की ओर थोड़ा सा नरमाई से देखा और कहा, अच्छा सच में? लकी की बातों की गर्माहट राधिका के दिलों तक आराम से पहुंच चुकी थी। अरे इसमें कोई शक की कोई गुंजाइश है? कोई गुंजाइश ही नहीं है। तुमने अभी पूछा ना कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ, तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मेरी आंखों से देखो तो उस लड़की से 100 गुना ज्यादा अच्छी ना मुझे तुम लगती हो। अगर वो गेंदे का फूल है तो तुम और चिढ़ो, लेकिन हाँ जिस तरह से तुम्हें उससे जलन हो रही है ना, उसके देखने के बाद तो। इससे पहले कि लकी अपनी बात पूरी कर पाता, इतने में राधिका ने बीच में ही उसकी बात को काटते हुए कहा, अरे मैं कब उससे जल रही थी यार? कब कहा मैंने कि मैं उससे जल रही हूँ? और इतने में राधिका ने लकी के पेट पर मजाक में मुक्का मार दिया और फिर जोर जोर से हंसने लगी। फिर उसने लकी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और बोली, वैसे मैं उससे क्यों जलने लगी और वो कौन सी तुम्हें पसंद करती है? राधिका ने कहा। उसका कहना भी सही था, लेकिन सिर्फ उसकी शक्ल देखकर ये बात कहीं से भी लकी को पच नहीं रही थी। इस चीज से भी ये कहा नहीं जा सकता था कि वो उसे सच में पसंद करती थी। अच्छा तो मतलब अभी तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना? तो मैं तुम्हें अभी ये बताता हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ, लकी ने कहा और फिर घूमकर उस छोटे बालों वाली लड़की के पास जाने लगा। अरे लकी रुक जाओ ना, लकी रुको, राधिका ने धीरे से कहा, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो सच में सिर्फ मजाक कर रही थी, लेकिन शायद लकी ने उसकी बात को दिल पर ले लिया था। वो ये नहीं देखना चाहती थी कि वो छोटे बालों वाली लड़की सच में लकी से प्यार करती थी या नहीं करती थी, और यही साबित करने के लिए लकी उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। वो पीछे मुड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब उस लड़की ने लकी को अपनी तरफ आते देखा तो वो सच में घबरा गई थी। वो बस दाएं से बाएं और बाएं से दाएं देखे जा रही थी। लकी था कि उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था और उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि वो अब करे क्या। इधर लकी ने जब देखा कि उस लड़की की हालत खराब हो रही थी तो वो भी काफी परेशान महसूस कर रहा था। उसके साथ में जो कुछ हो रहा था वो लकी की वजह से हो रहा था। उसे इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी कि उसका लकी को बस इस तरह झलक भर देखना उसके लिए इतना पागल कर देगा, इतना बेचैन कर देगा। वो इतनी घबरा गई थी कि उसने लकी की तरफ देखना ही बंद कर दिया। जिस तरह से उसने लकी पर से नजर फेरी थी उसे देखकर तो यही लग रहा था कि वो काफी टाइम से उसे इसी तरह से देख रही थी। लकी को उसके ऊपर दया भी आ रही थी, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। अगर वो लोग पहले ही मिले होते तो शायद बात बन सकती थी, लेकिन अब तो राधिका के साथ में था वो, और अगर वो राधिका के साथ बेईमानी करता तो शायद राधिका उसकी जान ले लेती। यार ये लड़की कितनी सुंदर है ना, लेकिन फिर इसकी नजर उस फटीचर के ऊपर जाकर क्यों टिकी हुई है? अरे यार ज्यादा जान तो मेरे अंदर है, एक बार इधर तो देख लो, उस फटीचर से तो अच्छा दिखता हूँ यार। अरे इस लड़की को देखकर तो ऐसा लगता है ना कि ये किसी अमीर परिवार से आती है, फिर इसे क्यों देख रही है? ऐसा लग रहा है कि सामने वाले के पास ना 4 जोड़ी कपड़े भी नहीं है, इतने गंदे कपड़े हैं। सभी लड़के जो उस लड़की के आसपास खड़े थे वो उसे लकी की ओर देखते हुए देख रहे थे। वो बस उस लड़की के बारे में यही बात कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सुंदर लड़की को लकी जैसे फटीचर आदमी कैसे पसंद आ सकता है। लकी भी उस लड़की को यही सब समझाने के लिए उसकी ओर बढ़ा जा रहा था। भले ही उसने राधिका से यह कह दिया कि वो लड़की उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन यहाँ वो लड़की को यह समझाना चाहता था कि उसके साथ पहले से ही राधिका थी। लकी उस लड़की के पास पहुंचने वाला था। वो लड़की भी उसे अपने करीब से आते हुए देख रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी का शक सही निकलने वाला था, या फिर उसका यह विश्वास अति आत्मविश्वास साबित हो जाता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
लकी से कहकर यशोदा ने चारुलता और बाकी लोगों के लिए कमरा तो बुक करवा दिया था, लेकिन लकी नहीं जानता था कि उसकी इस हरकत की वजह से उसने चारुलता के दिमाग में क्या फितूर भर दिया था। वो सोच रही थी कि उसकी बेटी को अब आकाश को छोड़कर लकी के पीछे पड़ जाना चाहिए। इधर लकी के पीछे और कई लड़कियां पड़ी हुई थी। जब वो और राधिका एक साथ बहुत दिनों के बाद बाजार में आइसक्रीम खाने के लिए आए थे तो एक छोटे बालों वाली लड़की लकी को घूरे जा रही थी। लकी उसे देखते ही समझ गया कि वो उसे पसंद करने लगी थी और इसलिए उसने सोचा कि वो उसकी इस गलतफहमी को दूर कर दे कि वो सिंगल है। जैसे ही लकी उसके पास पहुंचा उसने लड़की से कहा, देखो मैं तुम्हारा नाम तो नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। मैं खुद से तुम्हारे पास चल कर आया हूँ और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि चीजें वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। मेरी गर्लफ्रेंड को इस चीज से दिक्कत होती है, इसलिए प्लीज क्या तुम मुझे इस तरह से देखना बंद करोगी? लकी ने बड़े प्यार से उस लड़की को समझाते हुए कहा। उससे तो अपनी बात से यही लग रहा था कि वो जो कह रहा था सही कह रहा था, लेकिन उसकी बात सुनकर उस लड़की के चेहरे पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लकी को लगा कि जब उसने उसके सामने सारी बात साफ साफ रख दी थी, उसके बाद वो लड़की समझने के लिए राजी क्यों नहीं थी। मैडम आप? लकी सीधा उस लड़की की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। वो उसके जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो लड़की जवाब देने के नाम पर उल्टा लकी पर ही फट पड़ेगी। ये सब क्या कह रहे हो तुम? उस लड़की ने लकी के कंधे को थोड़ा सा धक्का देते हुए कहा। उसकी हालत इस वक्त ऐसी हो गई जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर पैर रख दिया गया हो। अरे अरे, मैं तो सिर्फ आपको यही बताने के लिए आया था कि हम दोनों के बीच आगे कुछ नहीं होगा। लकी ने फिर उसे समझाते हुए कहा। वो लड़की सच में काफी खूबसूरत थी। लकी ने पहली बार उसे इतने पास से देखा था। उसका रंग सफेद था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों के नीचे उसने गहरा सा काजल लगाया हुआ था। उसके कपड़े भी काफी सुंदर नजर आ रहे थे। उसने हल्के गुलाबी रंग का टॉप पहना हुआ था, जिसकी बनावट को देखकर ही ऐसा लगता था कि वो किसी बड़े घर से ताल्लुक रखती थी। ये तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हारा क्या दिमाग खराब है? तुम इतनी सब बकवास मेरे सामने क्यों कर रहे हो? भाई हो कौन तुम? और किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? तुम्हें? उस लड़की ने एक ही सांस में लकी के ऊपर गोलियां दागते हुए कहा। उस लड़की की धारदार बातों ने लकी का मुंह बंद कर दिया था। तो फिर तुम इस तरह क्यों देख रही हो मुझे? लकी ने पूछा। उसका चेहरा हमारे शर्म के लाल हो गया था। वो देख पा रहा था कि सब लोगों की आंखें उसके चेहरे पर ही जमी हुई थी और इस बात से उसे काफी शर्म आ रही थी। मैं तुम्हें देख रही थी? क्या आप बात है, तुम तो बड़े इंटरेस्टिंग आदमी हो यार, उस लड़की ने कहा। फिर उसने लकी को एक तरफ धक्का दिया और वो राधिका की ओर बढ़ने लगी। लकी अभी भी उसी तरह बुद्ध बनकर खड़ा था। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो लड़की उसे नहीं देख रही थी। वो चाह कर भी उसकी कही बात को नहीं मान पा रहा था। लकी अपने ही ख्यालों में खो गया था और उसके चेहरे पर शर्म साफ नजर आ रही थी। मारे शर्म के उसके कान गर्म हो गए थे। वहां खड़े लोगों को एक पल के लिए देखने के बाद उसने अपना सिर खुजाया और वो राधिका की ओर बढ़ने लगा। वो लड़की तब तक राधिका के पास पहुंच चुकी थी और उसके सामने झुककर मुस्कुरा रही थी। फिर उसने राधिका के चेहरे की ओर देखा और अपना सिर हाँ में हिलाने लगी। वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे तो उसके चेहरे पर कुछ लिखा हुआ हो। कुछ देर तक उसके चेहरे को देखने के बाद उस लड़की ने अपने पर्स में से अपना बिजनेस कार्ड निकाला और उसे राधिका को दे दिया। हेलो, मेरा नाम सोनाली है और ये मेरा बिजनेस कार्ड है, उस लड़की ने कहा। लकी ने जब उसे ऐसा करते देखा तो वो अंदर ही अंदर और ज्यादा शर्मिंदा हो गया था। उसने अभी सोनाली से जो कुछ भी कहा था वो सब उसके दिमाग में फिर से घूमने लगा और इसी वजह से उसके गाल फिर से लाल होने शुरू हो गए थे। इधर राधिका ने भी उसके हाथ में कार्ड देखा तो चौंक गई। उसने कभी नहीं सोचा कि वो लड़की लकी से नहीं बल्कि राधिका से बात करने के लिए उसके पास आ रही थी। राधिका ने अपने दोनों हाथों से सोनाली के कार्ड को ले लिया। फिर उसने जब उसे पढ़ा तो उस पर लिखा हुआ था, सोनाली शाह, प्रोफेशनल मैनेजर, शाह म्यूजिक कंपनी लिमिटेड। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे तुम्हारे लिए अट्रैक्शन होने लगा था। तुम काफी सुंदर लगती हो। हम लोग अभी एक ग्रुप बना रहे हैं जिसका नाम है रॉकेट गर्ल्स। मुझे उम्मीद है कि तुम हमारी कंपनी ज्वाइन करके उस ग्रुप में शामिल होना पसंद करोगी। सोनाली ने मुस्कुराते हुए राधिका से कहा। मैं? राधिका ने लड़खड़ाती हुई जुबान में अपनी तरफ उंगली दिखाते हुए पूछा। सोनाली उसे एक सेलिब्रिटी बनाने के लिए बुला रही थी। उसे लग रहा था कि वो कोई सपना देख रही थी और सोनाली जो कुछ कह रही थी वो सब कुछ झूठ था। ये जो तुम्हारा कार्ड है क्या ये असली है? लकी ने राधिका को पीछे खींचते हुए सोनाली से पूछा। वो इन सब मामलों में काफी सतर्क रहता था। उसे इस बात का डर था कि कहीं कोई राधिका के साथ गलत काम न कर दे। सोनाली ने जब लकी के इस सवाल को सुना तो वो फिर से अपना सिर हिलाते हुए लकी को देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी बना किस मिट्टी का था। उसकी आंखों को देखकर इधर लकी को थोड़ा बुरा लग रहा था। उसने सोनाली से जो पहले कहा था और जो अब कह रहा था उस पर उसे पछतावा हो रहा था। अगर तुम्हें मेरे कार्ड पर विश्वास नहीं है तो तुम मेरे बारे में ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, सोनाली ने कहा। क्योंकि वो इस तरह से सीधी मुंह उठाकर राधिका के पास चली आई थी इसलिए उसके ऊपर किसी का भी शक करना लाजमी था। जिस तरह से लकी उसे सवाल कर रहा था उससे तो सोनाली भी यही समझ चुकी थी कि लकी राधिका का बॉयफ्रेंड था। लकी और राधिका ने उसके फोन पर सोनाली के बारे में सर्च किया और उन्हें शाह म्यूजिक कंपनी के बारे में जानकारी मिल गई। सोनाली शाह सच में उस कंपनी की प्रोफेशनल मैनेजर थी। सॉरी, हमने आपको ऑफेंड कर दिया, राधिका ने लकी की तरफ से सोनाली से माफी मांगते हुए कहा।
लेकिन मुझे सिंगिंग या म्यूजिक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि मैं आप लोगों को कैसे ज्वाइन कर पाऊंगी, मेरी उतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है। राधिका असल में तो उस ऑफर के लिए मना नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो एक छोटे से गांव से एक बहुत ही छोटे से परिवार से आई हुई लड़की थी, इसलिए उसका गाने से तो दूर दूर तक कोई जुड़ाव ही नहीं था। कोई बात नहीं ना, तुम परफेक्ट हो, तुम्हारी बॉडी कंडीशन काफी सही है, इसलिए तुम आराम से आ सकती हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें रॉकेट गर्ल्स के बारे में थोड़ा पता करना पड़ेगा। रूहानी भी जब पहली बार आई थी तो उसके पास भी टैलेंट नहीं था। मुझे लगता है कि तुम रूहानी बन सकती हो, बाकी टैलेंट वगैरह की तुम चिंता मत करो, उसके लिए हम तुम्हें ट्रेन कर देंगे, सोनाली ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में राधिका के लिए एक विश्वास नजर आ रहा था, और उस विश्वास को देखते हुए राधिका का मन तो यही कर रहा था कि वो सोनाली को जल्द से जल्द हाँ बोल दे, लेकिन फिर भी उसके मन में एक अजीब सा डर था जो उसे रोके हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस चीज से डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो अपना डिसीजन लेने में झिझक रही थी। ठीक है फिर चलते हैं, लकी ने राधिका की तरफ से सोनाली से कहा। जब उसने राधिका का चेहरा देखा तो वो समझ गया था कि वो जाना चाहती थी और उसे सिर्फ उसका डर ही रोक रहा था। लकी ने जैसे ही सोनाली को हाँ कहा, राधिका उसे घबराई हुई नजरों से देखने लगी। क्या तुम खुद आना चाहती हो? मैं हाँ या ना तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ, सोनाली ने राधिका से पूछा। राधिका ने सोनाली की आंखों में आंखें डालकर देखा और फिर हाँ में गर्दन हिला दी। ठीक है, परफेक्ट, तुम काफी क्यूट लगती हो और मेरा यकीन करो तुम्हें बहुत पसंद करने वाले हैं लोग। सोनाली ने राधिका से हाथ मिलाया और फिर बोली, अब हमारे बीच में बातचीत हो गई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार ऑफिस आकर कॉन्ट्रैक्ट पर भी साइन कर दो। वहीं पर हम ये भी देख लेंगे कि तुम गा सकती हो या नहीं, और तुम्हारा डांस का भी ऑडिशन ले लेंगे। जैसे भी तुम्हारा स्टेटस होगा उसके हिसाब से तुम्हें ट्रेन करना शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, राधिका ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। उसने अपना मन पहले ही बना लिया था, वो इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, और एक बार के लिए वो इस रास्ते पर चलकर देखना चाहती थी। राधिका जानती थी कि लकी का परिवार काफी अमीर परिवार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ लकी के कंधों का बोझ बनकर रह जाए। वो लकी के साथ खा पी रही थी, घूम रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अपनी जिंदगी में कुछ काम नहीं करना चाहती थी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, तुम्हें अपने साथ किसी और को लाने की जरूरत नहीं है। हम अभी जो ग्रुप बनाने वाले हैं वो सीक्रेट है, उसके बारे में लोगों को कुछ मालूम नहीं है, इसलिए कंपनी के अंदर किसी भी बाहर के आदमी को आने नहीं देते। ठीक है, तुम यहीं पर रुकना कॉलेज में लकी, जब मेरा काम हो जाएगा ना तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगी, लकी ने राधिका की ओर देखते हुए कहा। लकी का मन तो यही कर रहा था कि उसे राधिका के साथ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी जब राधिका ने उसे मना कर दिया तो वो उसे साथ नहीं जाने दे सकता था। लकी ने उसे मैसेज कर दिया कि वो उसे कंपनी की लोकेशन भेज दे और फ्री होते ही कॉल कर ले। वो उसे लेने आने के लिए तैयार था। सोनाली राधिका के साथ अपनी गाड़ी में बैठ गई और उनकी गाड़ी उनकी कंपनी की तरफ बढ़ने लगी। क्या ये सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तुम्हें पता है कि अभी इसने मेरे पास आकर मुझसे क्या कहा? ये बोला कि मैं इससे प्यार करती हूँ। मुझे तो यार समझ नहीं आया कि इसके अंदर इतनी हिम्मत आई कहां से, और ये मुझे आकर बोल दे। और फिर जो उसने पहना था उसे देखकर तो मुझे लगता है कि उसके कॉन्फिडेंस के लिए ना दाद देनी चाहिए। मैं हमेशा बड़े बड़े लोगों से घिरी रहती हूँ, बहुत से लोगों को देखकर गलतफहमी हो जाती है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये फटीचर उन लोगों में से 2 कदम आगे निकल जाएगा। जब राधिका ने सोनाली की ये शिकायत सुनी तो वो उसके ऊपर नाराज नहीं हुई, उसे तो उल्टा लकी के ऊपर हंसी आ रही थी। उसे खुद पहले ये चिंता हो रही थी कि वो लड़की लकी को छुप छुप कर देख रही थी, लेकिन उसे बाद में पता चला कि उसकी नजर लकी पर नहीं उस पर थी। उसकी नजर में तो लकी सिर्फ एक फटीचर था। एक बात बताऊं, वो लकी है बहुत अच्छा आदमी, राधिका ने कहा। अरे राधिका, तुम भी बच्ची हो, स्टूडेंट हो, तुम्हें अभी यही लग रहा होगा ना कि वो आदमी अच्छा है, लेकिन बाद में तुम्हें समझ आएगा कि वो कैसा है। जब तुम एक बहुत बड़ी स्टार बन जाओगी, तुम्हारी दौलत और शोहरत बहुत तेजी से बढ़ने लगेंगी, फिर तुम्हें एहसास होगा कि आदमी तुम्हारे लायक ही था ही नहीं, समझी? सोनाली ने काफी गंभीर सुर में कहा। हम इसके बारे में फ्यूचर में बात करेंगे, राधिका ने उसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर वो भविष्य में रूहानी जितनी बड़ी सुपरस्टार बन भी जाती तो भी उसके पास जितना पैसा होगा उससे 10,000 गुना ज्यादा पैसा लकी अपनी जेब में लिए घूम रहा होगा। उसका और लकी का इस मामले में कोई मुकाबला ही नहीं था। वो जल्दी ही दिल्ली में शाह कंपनी म्यूजिक के ऑफिस में पहुंच चुके थे। सोनाली राधिका को अपने साथ कंपनी के उस कमरे में लेकर आ गई जहां पर आर्टिस्ट को सिंगिंग और डांसिंग की ट्रेनिंग दी जाती थी। जब सोनाली ने उसका टेस्ट लेना शुरू किया तो उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि राधिका के स्किल्स उसकी उम्मीद से बढ़कर निकलेंगे। अरे राधिका, तुमने तो कमाल ही कर दिया। ना सिर्फ तुम सुंदर हो बल्कि तुम्हें गाने और डांस का भी काफी अच्छा सेंस है यार। तुम्हारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग की मदद से जल्दी तुम एक बढ़िया सिंगर और डांसर बन जाओगी। देखना आने वाले टाइम में ना तुम इंडस्ट्री पर राज करोगी, राज, सोनाली ने कहा। वो राधिका के परफॉर्मेंस से सच में काफी खुश हुई थी। उसे लग रहा था कि उसके हाथ में एक हीरा लग गया था। राधिका ने सोनाली के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। उसे ये सब काम निपटाते निपटाते दोपहर हो गई। सोनाली ने राधिका के लिए लंच का इंतजाम किया। राधिका, तुम आराम से खाना खाओ और फिर हम आज ही ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। तुम अपनी पढ़ाई से ना कॉम्प्रोमाइज नहीं करो, इसलिए सुबह की सारी क्लासेस अटेंड कर लेना। इसके बाद जब तुम दोपहर में फ्री हो जाओगी ना तो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आ जाना। हम दोपहर से शाम तक की ट्रेनिंग रखेंगे, सोनाली ने कहा। राधिका ने भी हाँ में सिर हिला दिया और फोन करके ये सारी बात लकी को बता दी। अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है, उधर से लकी ने कहा। राधिका को अपने दिल में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। थोड़ी ही देर में उसकी पूरी दुनिया बदल गई थी। अब आगे क्या होने वाला था? राधिका इस दुनिया में कितना ढल पाती, और क्या लकी और उसके बीच में इस चीज का कोई असर पड़ता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियन रिजर्व पॉकेट एफएम पर।
राधिका सोनाली के साथ में उसकी ऑफिस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए आ गई थी। उसने जब सिंगिंग और डांसिंग का ऑडिशन दिया तो सोनाली उसे देखकर हैरान रह गई थी। जितनी उसे उम्मीद थी उससे ज्यादा अच्छा काम राधिका को पहले से आता था। फिर भी उसे थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की जरूरत थी, इसलिए उसने राधिका को वहीं पर रोक लिया। राधिका खुद भी वहां रुक गई और उसने लकी को फोन करके सारी बात समझा दी थी। लकी जब शाम को 4:30 पर सारे कामों से फ्री हुआ तो उसने सोचा कि वो अपने दोस्तों से हॉस्टल जाकर मिलाए। वो उनके साथ बैठकर थोड़ी देर के लिए मजे करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो हॉस्टल से निकलने लगा तभी उसका फोन बज उठा। उस तरफ भूमिका थी। लकी, कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ बास्केटबॉल कोर्ट में आ जाओ और सामान उठवाने में हमारी मदद करो। तुम्हें क्या मालूम नहीं है कि बास्केटबॉल टीम का कंपटीशन चल रहा है? अभी तक आए नहीं हो तुम? कहाँ मर गए हो? भूमिका ने लकी के ऊपर झल्लाते हुए कहा। लकी को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसकी इस तरह की बातों का आदी हो चुका था। जब बास्केटबॉल का कंपटीशन होता था तो चीयर लीडिंग का काम खिलाड़ियों को चीयर करने का होता था और उनकी टीम में लकी ही एकमात्र लड़का था। अगर लकी ना होता तो उन्हें कोई दूसरा सामान उठाने वाला भी नहीं मिलता। लकी ने फोन रखा और अपने पैर कोर्ट की तरफ मोड़ लिए। कोर्ट पहुंचने के बाद उसने देखा कि सारी लड़कियों ने छोटे छोटे बिना बाजू के टी शर्ट पहने हुए थे और वो सभी काफी सुंदर लग रही थी। खास तौर पर भूमिका, उसके लंबे पैर और पतली कमर और उसका किसी हीरोइन जैसा चेहरा किसी भी सुंदरी से कम नहीं था। वो अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को खेल भुला सकती थी। उसके अलावा बाकी 7 से 8 और लड़कियां वहां खड़ी थी जो लकी के आने के बाद उसके सामान उठाने का इंतजार कर रही थी। अरे लकी, तुम पिछले महीने कहां चले गए थे यार? 1 महीने से लकी कहीं गायब था और उसे इस बारे में कोई खबर ही नहीं थी कि वो कहां चला गया था। हाँ, मैं वो बाहर घूमने गया हुआ था। लकी ने भी उसी तरह से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इतनी सारी सुंदर लड़कियों को देखकर उसका भी मूड अपने आप ही ठीक हो गया था। मैं अभी ये सारा सामान बास्केटबॉल कोर्ट में रख देता हूं, लकी ने भूमिका से कहा और फिर सामान लेकर कोर्ट की तरफ जाने लगा। बाकी की लड़कियां उसके पीछे पीछे आ रही थी। अच्छा लकी, तुम्हारे पास घूमने के लिए पैसे भी हैं? मुझे तो याद है कि जब हम लोग आखिरी बार उस होटल के बाहर मिले थे तो तुम 10-10 रुपए भीख मांग रहे थे। भूमिका ने अपने कपड़े ठीक करते हुए कहा। अरे भूमिका, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें मालूम नहीं है लकी के पास लग्जरी कार है। जो आदमी लग्जरी कार मर्सिडीज में चल सकता है वो घूमने नहीं जा सकता क्या? पीछे से दूसरी लड़की ने कहा, फिर खुद की बात पर हंसने लगी। भूमिका भी उसके साथ हंसे जा रही थी। भूमिका ने पहले ही उन्हें बता दिया था कि लकी के पास में जो गाड़ी थी वो किसी और की थी और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि लकी ही ने उन्हें बताया था। इसलिए भूमिका के मन में लकी को लेकर जो थोड़ा बहुत डर था वो चला गया था। लकी ने उसकी बात तो सुनी लेकिन उसके जवाब में उसने कुछ नहीं कहा। वो सीधा सीधा कोर्ट की तरफ जाने लगा। उसके हाथ में एक बड़ा सा डब्बा था और बाकी लकी लड़कियां के पीछे बातें करते हुए चली जा रही थी। इधर ईशान, विक्रांत और बास्केटबॉल टीम के बाकी खिलाड़ी मैच से पहले वार्म अप कर रहे थे। अरे जरा देखो तो कौन आया है। धूम 4 का चोर आया है। क्या हुआ भाई, 20 लाख लुट गए जो तुम वापस यहाँ पर मजदूरी करने आए थे? पिछले 1 महीने से तो नजर आने का नाम नहीं ले रहे थे। क्या बात है, चोरी की गिल्ट बर्दाश्त नहीं हो रही क्या? विक्रांत बास्केटबॉल खेलते हुए लकी के पास आ गया और उससे ये सब बात करने लगा। विक्रांत, क्या तुम भी कुछ बोलते हो यार? धूम 4, चोरी ये सब क्या है? जब प्रिंसिपल ने आकर सब कुछ बता दिया कि चोरी किसने की है और चोर खुद भी पकड़ा गया है तो तुम लकी को चोर कैसे कह सकते हो? अरे तुम्हें तो इसे लग्जरी कार का मालिक कहकर पुकारना चाहिए, ईशान ने कहा और शैतानी मुस्कान के साथ लकी को देखने लगा। अरे हाँ यार, मैं तो भूल ही गया। अरे हाँ, सही कह रहा है, इससे तो हमें लग्जरी कार का मालिक ही बुलाना चाहिए। अरे हाँ यार, महान कार का मालिक है। धीरे धीरे सब लोगों ने लकी के मजे लेने शुरू कर दिए। जैसे भूमिका को पता चला ऐसे ही उन लोगों को भी पता था कि वो गाड़ी लकी की नहीं थी। क्या बात है लकी, आज तुम अपनी गाड़ी लेकर नहीं आए? ये डब्बे उसी में डालकर ले आते ना। ईशान ने लकी के पास आकर पूछा। वो जब से खराब हुई थी तब से वर्कशॉप में ही पड़ी थी, उसके बाद से मैं उसे लेकर नहीं आया, लकी ने कहा और डब्बे नीचे जमीन पर रख दिए। वो जानबूझकर ईशान और बाकी लोगों के ऊपर और उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहता था। ओहो, लकी भाई की हिम्मत तो देखो, ये बात तो ऐसे कर रहा है जैसे वो लग्जरी कार इनकी ही है। ईशान ने फिर से लकी की टांग खींचते हुए कहा और बाकी लोगों को देखने लगा। लकी ने अपनी नजर नीचे कर ली थी। भाई लोग, क्या आपने देखा इतनी मोटी चमड़ी वाला झूठा आदमी है? ईशान ने फिर से पूछा। ये सुनते ही सब लोग हंसने लगे और अपनी गर्दन ना में हिला दी। इसलिए तो ये लकी भाई हैं। लकी भाई चलाते हैं लग्जरी कार और हम लोग तो छोटी मोटी सेडन ही चला पाते हैं। देख रहे हो हम दोनों के बीच कितना गैप है। अगर तुम लोगों को भी लकी भाई की लग्जरी कार चलानी है ना तो सबसे पहले अपनी चमड़ी को लकी भाई के जितना मोटा करना पड़ेगा।
ईशान ने कहा और फिर खुद ही अपनी बातों पर हंसने लगा। अरे भाई, मैं भी एक बात बोलूं क्या? इसको लकी मत बोलो यार, इसको भाई मत बोलो यार। ये तो चीयर लीडर ग्रुप की दाई माँ है ना, लग्जरी कार वाली दाई माँ है अपनी ये। विक्रांत ने ईशान से एक कदम और आगे जाते हुए लकी का मजाक उड़ाया और कहा। इतने में इस तमाशे को देखने के लिए वहां पर और भी लोग जमा हो गए। उनमें से एक आदमी रुका और फिर लकी की ओर इशारा करते हुए बोला, मैं कौन चलाता है लग्जरी कार? ये लड़का। अरे ये भाई लग्जरी कार चलाता है ना, तो मैं खुद अपना हॉस्पिटल चला सकता हूँ। लग्जरी कार वाली बात सुनकर उस लड़के के अंदर कुछ ज्यादा ही जोश जागृत हो गया था। उससे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सब उस डब्बे के पास खड़े हुए लड़के के बारे में बात कर रहे थे। वहां खड़े लोगों को यह सुनकर फिर से हंसी आ गई, लेकिन लकी को सच में उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनकी बातें सुनने के बजाय उसने एक कोने में बैठना पसंद किया और वो वहां से निकल गया। इधर बास्केटबॉल का मैच भी तब शुरू हो चुका था। ईशान की कप्तानी में दिल्ली यूनिवर्सिटी की टीम सामने किसी दूसरी यूनिवर्सिटी की टीम से मुकाबला कर रही थी। मैच काफी मजेदार चल रहा था और बीच बीच में भूमिका और उसकी टीम की लड़कियों का डांस मैच और रोमांच पैदा कर रहा था। जब जब ईशान भूमिका को नाचते हुए देखता, तब तक उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ता चला जाता और उसके खेल में और ज्यादा निखार आ जाता। उसके ताबड़तोड़ खेल और तेज कदमों को देखकर उसकी साथियों को भी जोश बढ़ गया था। वो सामने वाली टीम के हाथ में गेंद को जाने ही नहीं दे रहे थे। थोड़ी ही देर में वो मैच खत्म हो गया। ईशान की टीम ने सामने वाली टीम को एक बड़े अंतर से हराया था। मैच के खत्म होते होते शाम के 6 बज चुके थे। ठीक इसी वक्त बास्केटबॉल कोर्ट के बाहर एक कार आकर रुकी। दीदी, भूमिका ने कहा। वो यास्मीन की गाड़ी को पहचान तो गई थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी गाड़ी यहाँ क्या कर रही थी। अरे भूमिका, ये तुम्हारी वही न्यू सिटी बैंक वाली कजन है ना? जहां तक मुझे याद है इसकी मेरा मतलब इसकी अभी शादी नहीं हुई है ना? विक्रांत ने भी उसकी गाड़ी को मुस्कुराते हुए देखा। विक्रांत कोर्ट पर गेंद को तो अच्छे से संभाल लेता था, लेकिन कोर्ट के बाहर वो अपने दिल को नहीं संभाल पाता था। जब तक वो भूमिका से बात कर रहा था, तब तक यास्मीन गाड़ी से उतर चुकी थी। आज उसने एक पीच रंग की मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी और उसके ऊपर सफेद रंग का टॉप था। वो स्कर्ट उसके घुटने से थोड़ी ऊपर ही खत्म हो जाती थी, इसलिए उसके गोरे पैर देखकर विक्रांत की आंखें बाहर आने लगी थी। वो अपनी ऊंची हील्स पहनकर कोर्ट के अंदर आ गई। उसने देखने वालों को वो बैंक में काम करने वाली कम और कोई मॉडल ज्यादा लग रही थी। कितनी सुंदर है ना? अरे क्यों नहीं होगी, भूमिका की बहन है, इसका तो पूरा खानदान ही सुंदर है यार। बास्केटबॉल टीम के सारे लड़के उसकी ओर पागल की तरह देख रहे थे। जैसे उनके पैर जमीन से चिपके हुए थे, वैसे ही एक अजीब सी मुस्कान उनके चेहरे से चिपक गई थी। उनमें से कुछ लड़कों ने तो अपने बाल भी ठीक करना शुरू कर दिया। उन्हें लग रहा था कि इससे उनका यास्मीन के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ने वाला था। अरे इतना सजने धजने की जरूरत नहीं है, मेरी बहन वैसे भी तुम्हें पसंद नहीं करने वाली है, भूमिका ने विक्रांत से कहते हुए बाकी लोगों को भी सुना दिया। वो अपनी बहन को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वो सीधी उसके पास चली गई। लेकिन वहां खड़े लड़के तो भूमिका की बात सुनने को जैसे राजी ही नहीं थे और वो अभी पागलों की तरह भूमिका के पीछे पीछे यास्मीन से मिलने के लिए निकल पड़े। वो सच में बला की खूबसूरत लग रही थी। उसने अपनी आंखों पर एक भूरे रंग का बड़ा सा चश्मा लगाया हुआ था। इतनी सुंदर लड़की से बात कौन नहीं करना चाहेगा। भले ही उन्हें पता था कि उनका कुछ नहीं होने वाला था, फिर भी वो उसे बस पास से देख लेना चाहते थे। दीदी तुम यहाँ क्या कर रही हो? बिना बताए आ गई, भूमिका ने यास्मीन से पूछा। वो उसके सामने देखकर मुस्कुराने लगी और मारे खुशी के अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया। अरे मैं यहाँ पर ना अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने के लिए आई हूँ यार। यास्मीन असल में यहाँ इसलिए आई थी ताकि वो भूमिका से मिलकर लकी से अपनी एक मीटिंग फिक्स करवा सके, लेकिन अब उसे भूमिका को बीच में लाने की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। उसने पहले ही आते हुए लकी को वहां बैठा देख लिया था, लेकिन इधर भूमिका चौंक गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बहन यहाँ कौन सा बॉयफ्रेंड ढूंढने आई थी। उसे लग रहा था कि वो कॉलेज की टीम से किसी नए लड़के को पटाने के लिए वहां आई थी। बाकी लड़के जो वहां खड़े थे, उनके दिमाग में भी यही बात आई जो भूमिका के दिमाग में आई, और इसलिए उन्हें लग रहा था कि उनका मौका बनता हुआ नजर आ रहा था और सभी फिर से अपने बाल ठीक करने लगे थे। हालांकि उनमें से किसी ने भी मैच के बाद अपने कपड़े नहीं बदले थे और वो सभी पसीने में तरबतर थे। फिर भी वो सभी भूमिका के पीछे खड़े होकर यास्मीन को ऐसे देख रहे थे जैसे वो चंबुक की तरह उनके पीछे खींची चली जाएगी। फिर उनमें से एक आध आदमी ने हिम्मत करके यास्मीन की तरफ अपने कदम बढ़ा लिए। वो देख पा रही थी कि कुछ तो उनसे हाथ मिलाना चाह रहे थे और कुछ थे जो उससे सिंपैथी लेना चाह रहे थे। विक्रांत, जिसके मसल्स इन सब लड़कों में सबसे ज्यादा बड़े और सबसे मजबूत थे, वो यास्मीन के सामने ऐसे बन रहा था जैसे वो उसे भाव ही न दे रहा हो। वो उसकी तरफ देखने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, लेकिन फिर चुपके चुपके उसे देख भी रहा था, ये देखने के लिए कि यास्मीन क्या उसे देख रही है या नहीं। जब उसने देखा कि यास्मीन का ध्यान एक आध बार के लिए उसकी तरफ गया तो फिर वो अपने मसल्स को और ज्यादा कसने लगा, लेकिन यास्मीन उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी। विक्रांत ने देखा कि वो किसी और के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही थी, लेकिन विक्रांत को एक बार के लिए वो जरूर देख चुकी थी। विक्रांत को ऐसा लगा कि वो सच में उसके लिए ही आई थी और अब उसके चांसेस बनते हुए नजर आ रहे थे। हेलो मैडम, मेरा नाम विक्रांत है।
क्या आप मेरे साथ घूमने के लिए बाहर चलेंगी? जब यास्मीन ने देखा कि वो उसकी ओर आ रहा था तो विक्रांत मुस्कुराने लगा और उसने यास्मीन की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। लेकिन विक्रांत को झटका तब लगा जब यास्मीन ने उसकी ओर देखा ही नहीं और उसको पार करते हुए आगे निकल गई। मैडम सुनिए तो। विक्रांत ने जैसे ही देखा कि यास्मीन उसके पास नहीं रुकी तो उसका चेहरा मुरझा गया। बाकी लड़के उसकी ओर देख रहे थे और विक्रांत उन्हें ऐसे दिखा रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इधर यास्मीन लकी के पास आई और उसके घुटनों पर आकर बैठ गई। फिर उसने उसका हाथ पकड़ा और उसकी ओर मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो तुम यहाँ बैठे हो, क्या तुम मेरे साथ खाना खाने के लिए चलोगे? यास्मीन उसके घुटनों पर बैठी हुई थी। बाकी के लड़कों ने देखा कि उसका और यास्मीन का चेहरा काफी पास में था। उन दोनों के चेहरे के बीच से किसी की हथेली भी नहीं निकल सकती थी। लकी अपने चेहरे पर यास्मीन की सांसों को महसूस कर पा रहा था। जैसे ही उन सब लोगों ने देखा कि यास्मीन लकी के घुटनों पर बैठी थी तो उनके दिल में आग लग गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सूरज आज पश्चिम से कैसे निकल गया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी की पहचान सबके सामने उजागर हो जाती या फिर वो जैसे तैसे अपना हाल संभाल लेता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए अनसमिलियन सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी को भूमिका ने बास्केटबॉल कोर्ट में बुला लिया था। वो उससे सामान उठवाना चाह रही थी लेकिन सामान उठाना तो सिर्फ एक बहाना था। असल में वो लकी को बेइज्जत करने के लिए वहां बुला रही थी। लकी की खूब टांग खींचने के बाद वो फिर से मैच खेलने के लिए उतर गए थे। मैच में शानदार जीत के बाद उनके चेहरे पर जो चमक आई थी वो यास्मीन को देखने के बाद 4 गुना बढ़ गई थी। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि यास्मीन क्या लेने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहते थे। जब सब लड़के यास्मीन का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे थे तभी यास्मीन उन सबको पीछे छोड़कर आगे निकल गई और लकी के घुटनों में जाकर बैठ गई थी। बताओ ना, तुम चलोगे क्या मेरे साथ खाने के लिए? यास्मीन ने फिर से लकी का हाथ थोड़ा और जोर से पकड़ते हुए कहा। मैं इस वक्त लकी हड़बड़ा गया था। यास्मीन का चेहरा उसकी आंखों के इतना करीब था कि वो उसकी पलकों को भी साफ साफ देख पा रहा था। यास्मीन का टॉप लकी के टी शर्ट को बस छूने ही वाला था। चलो ना चलते हैं, यास्मीन ने फिर से उसे पुचकारते हुए कहा। लकी से भी अब रहा नहीं जा रहा था। वो उसे बिल्कुल मना नहीं कर पाया और उठकर यास्मीन के साथ जाने लगा। जब बाकी के लड़कों ने उसे इस तरह से जाते हुए देखा तो उनके तो रोंगटे खड़े हो गए। यास्मीन ने अभी भी उसका हाथ पकड़ा हुआ था और वो उसे इसी तरह से खींचते हुए अपनी गाड़ी तक ले आई थी। दीदी ये तुम्हें क्या हो गया है? भूमिका ने बीच में ही उसका रास्ता रोकते हुए कहा। वो लकी को ऐसे देख रही थी जैसे वो उसे पहली बार देख रही हो। उसने उसे देखा और फिर बोली, और तुम कहां जा रहे हो भाई साहब? अगर तुम इनके साथ चले जाओगे तो फिर हमारा ये सामान सब कौन उठाएगा? पहले ये सब उठाओ। और हाँ, एक बात पहले ही बता दे रही हूँ, मेरी बहन के साथ ना कुछ भी उल्टा सीधा करने की ना कोशिश मत करना। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि ये तुम्हारे साथ चल रही है, वरना एक बार तुम अपने आप को तो देखो, क्या इसके साथ तुम जाना डिजर्व भी करते हो? वैसे तो खुद भूमिका को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बहन को ये क्या हुआ था। पिछली बार दोनों बहनों ने अभिजीत को जलाने के लिए लकी का अच्छे से इस्तेमाल तो किया था और भूमिका के हिसाब से यास्मीन को लकी की कोई जरूरत भी नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी क्यों उसकी बहन लकी के पीछे पड़ी हुई थी? भूमिका को ये बात समझ नहीं आ रही थी। भूमिका ने इधर जो भी कहा था उसे लकी ने गटक लिया। उसे उसके ऊपर गुस्सा तो खूब आ रहा था लेकिन वो चाह कर भी उसके साथ कुछ नहीं कर सकता था। यास्मीन खुद उसे खींच कर ले जा रही थी, ऐसे में वो उसे मना कैसे कर सकता था? उसे लगा कि बेहतर स्थिति यही थी कि वो भूमिका से कोई बहस न करे। यास्मीन जी, आप मुझे अपने साथ ले जाना चाह रही हैं, इसके लिए मैं आपका दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ, शुक्रिया कहना चाहता हूँ। लेकिन जैसा कि आप देख सकती हैं कि मेरा यहाँ पर बहुत काम बाकी है, इसलिए मैं आपके साथ चल नहीं सकता, सॉरी, लकी ने कहा। लेकिन यास्मीन उसे इतनी आसानी से जाने देने वाली नहीं थी। उसने एक बार जो उसका हाथ थाम लिया था तो फिर वो छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। उल्टा उसने भूमिका की ओर आंखें निकालते हुए देखा। उसका चेहरा गुस्से से चमक उठा था। भूमिका, लकी मेरा बॉयफ्रेंड है, समझी तुम? और ये मेरा बॉयफ्रेंड है तो इसका ये मतलब हुआ कि ये तुम्हारा जीजा जी है। तुम अपने जीजा जी से ऐसे बात करोगी? उनसे ऐसे काम करवाओगी? तुम ऐसे चिल्लाओगी उन पर? तुम्हें थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए ना। तुम किससे क्या बात करना चाह रही हो इस बारे में तुम्हें अंदाजा भी है? ऐसे में कम से कम अपनी बहन से तो ठीक से बात करो। यास्मीन ने बुरी तरीके से उसे फटकारते हुए कहा। लकी आज की तारीख में अरबपति था। उसके खाते में 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसे रखे हुए थे। वो भूमिका से जो चाहे खड़े खड़े करवा सकता था, लेकिन यहाँ तो उल्टा भूमिका उसे इस तरह से बेइज्जत कर रही थी। यास्मीन बड़ी मुश्किल से लकी को अपने साथ लाने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन भूमिका उसका सारा गुड़गोबर करने पर तुली हुई थी, इसलिए उसका गुस्सा करना लाजमी था। यास्मीन ने जिस तरह का लेक्चर सबके सामने भूमिका को दिया, उसे सुनकर तो वो खुद सन रह गई। उसकी छोटी सी बुद्धि में उसकी बहन की बड़ी बड़ी चालबाजियां घुसने का नाम नहीं ले रही थी। वो तो यही सोच रही थी कि अगर लकी का काम निकल चुका था तो फिर उसे इतना सिर पर बैठाने की क्या जरूरत थी। चलो हटो मेरे रास्ते से। यास्मीन उसके ऊपर फिर से चिल्लाई। उसकी आवाज किसी बिजली की तरह गरज रही थी और उसे सुनते ही भूमिका डर गई।
जब बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई तो उसके बाद यास्मीन ने उसे अपने रास्ते से धक्का दे दिया। फिर उसने लकी का हाथ पकड़ा और उसने उसे गाड़ी में बैठाया और कॉलेज से बाहर ले गई। ईशान चलते हुए भूमिका के पास आया और उसे सांत्वना दे रहा था। भूमिका के दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि उसका दिल तुरंत बाहर निकलने को था। बाकी सब लोग जो कि वहां खड़े थे वो भी इस घटना के बारे में बात कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सूरज पश्चिम से कैसे निकल गया। तो अब समझ में आया कि भूमिका की बहन को ऐसे सड़े हुए लड़के ही पसंद आते हैं। कचरे पर मक्खियां ही बैठती हैं, इनमें कोई शक नहीं। लेकिन इस लकी के साथ में क्या दिक्कत है? उसके पास ना तो पैसा है, ना ही परिवार, ना उसके पास खुद का कोई खाने का ठिकाना है। ऐसे में मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये लड़की उसके प्यार में पागल कैसे हो सकती है। अरे अगर भूमिका की बहन यास्मीन इस फटीचर लकी से शादी कर लेगी तब तो भूचाल ही आ जाएगा। ये बदकिस्मत लकी इसकी बहन की सारी प्रॉपर्टी खा जाएगा। मुझे तो लगता है कि अब भूमिका का पूरा परिवार खतरे में है। वो लकी जैसे इंसान को अपने घर के अंदर आने भी कैसे दे सकते हैं? जब बाकी लड़कों ने देखा कि लकी को उनकी नाक के नीचे से लड़की उड़ा ले गई थी तो उन सब की जान हलक में आ गई थी। उनके शब्दों में उनकी जलन साफ नजर आ रही थी। किसने कहा कि मेरी बहन लकी को डेट कर रही है? बताओ मुझे। तभी अपनी बहन को बचाते हुए भूमिका बीच में ही कूद पड़ी। बाकी के लोग उसके बारे में और उसके परिवार के बारे में जब ऐसी बातें कर रहे थे तब भूमिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और वो बीच में ही कूद पड़ी थी। और साथ में उसे इस बात का भी डर लग रहा था कि अगर ये बात उन लोगों के दिल में घर न कर जाए कि उसकी बहन लकी जैसे फटीचर के साथ थी, वरना उसकी जो साख इन लोगों के बीच में बनी थी वो गिर सकती थी। इसलिए वो अपनी साख बचाने के लिए बीच में ही कूद पड़ी। हाँ, लेकिन अभी तुम्हारी बहन तो ये कह रही थी ना कि वो उसके बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही थी। एक खिलाड़ी ने भूमिका से पूछा। हाँ, और वो इसलिए लकी को अपने साथ नहीं ले गई क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड था। क्या वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं थे? देखा नहीं, वो दोनों एक दूसरे से कैसे चिपके जा रहे थे। और तुम्हारी बहन सिर्फ लकी की वजह से तुम्हारे ऊपर नाराज नहीं हुई। तुम्हें क्या लगता है हम अंधे हैं, हमें कुछ नजर नहीं आता? बाकी लोगों ने भी भूमिका के सामने मुंह खोलना शुरू कर दिया था। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि वो आदमी इतनी आसानी से मेरे घर में घुस जाएगा? मुझे लगता है ना कि या तो मैं और मेरी बहन बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं या फिर तुम लोग सारे के सारे गधे हो। भूमिका ने कहा। एक्टिंग? ये भूमिका क्या बोले जा रही थी? कुछ लोगों को उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, तो कुछ लोगों को लग रहा था कि वो पागल हो गई थी, उसे सदमा लग गया था। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि उसने सच में सबको पागल बनाया था। लेकिन पागल बनाया क्यों था ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। भूमिका भी उनकी शक्लों को देखी जा रही थी और समझ गई थी कि वो जो कहना चाह रही थी वो बात किसी को समझ में आ नहीं रही थी। इसलिए उसने चीजों को आसान बनाने के लिए उनसे कहा, अरे तुम लोगों को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि माजरा क्या है। भूमिका ने कहा। वो इतनी देर तक उन लोगों को परेशान होते हुए नहीं देख सकती थी। असल बात यह है कि भूमिका ने कहा, और फिर सब लोगों को उसके और उसकी बहन के प्लान के बारे में बताया। वो बता रही थी कि कैसे उसने लकी का इस्तेमाल अभिजीत को जलाने के लिए किया था, लेकिन उसे खुद इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिरी बार जब लकी, यास्मीन और अभिजीत एक दूसरे के सामने आए तो यास्मीन का मकसद पहले ही पूरा हो चुका था। ऐसे में उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बहन फिर से लकी को इतना भाव क्यों दे रही थी। लेकिन अब उसने अपने दोस्तों में अपनी साख बचाए रखने के लिए जो जरूरी समझा वो कह दिया था। अच्छा, तो ये बात है। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था लकी जैसे फटीचर आदमी को इतनी सुंदर लड़की मिल ही नहीं सकती। ये तो वही बात हो गई कि मोगरे का फूल गोबर में जाकर गिर गया। लकी तो इस वक्त मारे खुशी के यार फूले जा रहा होगा, जबकि उसे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं कि यास्मीन सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही है। अच्छा, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हारी बहन को अभिजीत ने फिर से देख लिया तो वो पिछली बार से भी ज्यादा जल जाएगा और फिर उन दोनों के बीच की चीजें भी दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगेंगी। ये कह रही हो तुम? ईशान ने भी भूमिका की ओर देखते हुए कहा। उसने सुना था कि अभिजीत भी एक बड़े परिवार से आता था और उसके घर वालों का दिल्ली में अच्छा दबदबा था। वो खुद भी यास्मीन और अभिजीत की नजरों में आना चाहता था। वो सब आखिरकार एक दूसरे के घर परिवार का हिस्सा होने वाले थे। हाँ, यही सही रहेगा ना भूमिका। तू एक काम कर, अभी के अभी अभिजीत को फोन लगा और उसको बता कि यास्मीन इस वक्त लकी के साथ डेट पर कहीं गई है। अभी तू ही तो कह रही थी ना कि पिछली बार भी लकी अभिजीत के हाथों पिटते पिटते बचा था, तो मुझे लगता है ना कि इस बार तो अभिजीत उसकी खाली खींच लेगा। हाँ, ये सही कह रही है। ईशान ने भी उसकी दोस्त की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, तो तुम ही उसको फोन लगाओ, तब तक मैं जरा नहा कर आती हूँ। हम लोग बाद में उसे मार खाते हुए देखेंगे और ये भी देखेंगे कि लकी जब वापस यहाँ आएगा तो उसका क्या हाल हुआ पड़ेगा। कितना मजा आएगा ना जब वो दोनों आराम से खा रहे होंगे और इतने में अभिजीत वहां पहुंच जाएगा। भूमिका ने कहा। उसकी आंखों में फिर से एक चमक आ गई थी। नहीं नहीं, फोन तुम ही लगाओ। तुम फोन लगाओगे तो जल्दी तुम्हारी बात सुनकर दौड़ आएगा। एक बार फोन लगा लो, उसके बाद नहाने के लिए चली जाना। ईशान ने भूमिका से कहा। उसे भी ईशान की बात सही लगी और उसने अपनी बहन को फोन लगाने के लिए फोन निकाल लिया। और जैसे ही वो अभिजीत को फोन लगाने लगी थी, इतने में उसकी स्क्रीन पर अभिजीत का ही फोन आने लगा। भूमिका ने हंसते हुए गर्व के साथ वहां खड़े सभी लोगों को स्क्रीन दिखाई। भूमिका खुद भी इस बार काफी कॉन्फिडेंस में थी। उसे लग रहा था कि शायद यास्मीन का काम पिछली बार पूरा नहीं हुआ था, इसलिए उसने दोबारा लकी का इस्तेमाल करने का सोचा था। अब अगर अभिजीत ने उसे दोबारा फोन किया तो उसे लग रहा था कि वही हुआ होगा जो वो लोग सोच रहे थे।
हेलो, हाँ अभिजीत, बताए क्या बात है? तुम्हें आज फोन करने के लिए फुर्सत कैसे मिल गई? भूमिका ने पूछा। वो दिल ही दिल इस बात को समझ रही थी कि उसने जरूर यास्मीन की वजह से ही फोन किया होगा। अच्छा, अगर तुम यास्मीन को ढूंढना चाहते हो ना तो सीधा उसी को फोन मिला लो ना। अच्छा, तुमने उसे फोन लगाया लेकिन वो उठा नहीं रही। अच्छा, तो हो सकता है कि किसी लड़के के साथ हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर वो उसी लड़के के साथ गई है जिसके साथ वो पहले गई थी? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं मालूम। खैर तुम ज्यादा चिंता मत करो, मेरी बहन के दिल में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है और ना ही हो सकता है। अच्छा, क्यों ना हम एक काम करें, तुम मेरे कॉलेज आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी बहन से मिलवाने के लिए ले चलती हूँ और फिर मैं तुम्हारे लिए उससे बात भी करूंगी आज। इतना भर कहना था कि बाद में भूमिका ने बड़े गर्व से फोन काट दिया। शानदार भूमिका, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि अभिजीत सच में काफी परेशान है। मुझे तो लगता है कि आज तो लकी की खैर नहीं, मार खाकर ही मानेगा वो। ठीक है, तो चलो अब नहा लेते हैं। आज तो नहाने में भी काफी मजा आने वाला है। सब लोग नहाने के लिए वहां से निकल गए थे। जब वो लोग नहा कर निकले तो उन्होंने देखा कि एक चमचमाती हुई लग्जरी कार कोर्ट के बाहर खड़ी थी। उसमें एक बहुत बढ़िया कपड़ा पहना एक आदमी बैठा हुआ था। वो कोई और नहीं बल्कि अभिजीत था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में लकी मार खाने वाला था? क्या भूमिका और उसकी बाकी के दोस्त वहीं देखने वाले थे जो उन्होंने सोचा था, या फिर आज उन्हें कुछ और ही मंजर देखने को मिलने वाला था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ पॉकेट एफएम पर।